मेरा नाम आपको पता चला होगा, मैं परिचय दिया। चलिए मैं अपना परिचय दे देता हूँ, फिर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन जो आज हमें करना है वो करते हैं। मेरा नाम निपुण आलम्बायन है और 2011 से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। 2010 मेरा लास्ट अटैम्प्ट था यूपीएससी का, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आपके सामने हूँ। इसमें मेरा गुड लक भी है और बैड लक भी है। गुड लक ये है कि मुझे हजारों विद्यार्थियों को हर साल उनके साथ में जुड़ने का मौका मिलता है, और बैड लक ये है कि मैं डीएम या सेक्रेटरी की तरह आपके सामने नहीं हूँ। 3 बुक मैंने लिखी है, इंटरनेशनल रिलेशंस विद नेबर कंट्रीज, इंटरनल सिक्योरिटी, और तीसरा इंडियन पॉलिटी। और रिसेंटली अभी मेरी बुक आई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 4 बुक लिखी हैं। बाकी आपने मुझे देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। कहाँ देखा होगा? अब हम लोग टीवी कम देखते हैं। मैं सभी चैनल पर डिबेट में रहता हूँ, डेली हर चैनल पे रहता हूँ। तो आप लोग टीवी वाली अब जनरेशन रही नहीं, आप जैन जी हैं। तो जैन जी टीवी देखते नहीं है, इसलिए आपको नहीं देखा होगा। अब देखेंगे टीवी तो आपको दिमाग में हाँ यही तो थे। ठीक है, बस इतना सा परिचय है। पहले मैं 2 साल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा मन नहीं लगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का था। तो इसी में ही अब ज़्यादातर मैं टीचिंग के साथ इंटरव्यू गाइडेंस का काम ज़्यादा करता हूँ। यूपीएससी का भी, जितने स्टेट्स हैं उनकी सिविल सर्विसेज का, बाकी आईबी है या सीएपीएफ है, इस तरह के इंटरव्यू गाइडेंस में रहता हूँ। आज हमारा जो हम लोग बात करेंगे वो बात हम लोग जो करेंगे आज आईबी के इंटरव्यू के बारे में, और एक ओवरव्यू मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि आखिर आप जिस इंटरव्यू को देने वाले हैं, इस इंटरव्यू में आपका कैसा पर्सनैलिटी और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। इंटरव्यू, इंटरव्यू को मैं सिंपल लैंग्वेज डिफाइन करता हूं, इनर व्यू। इनर व्यू एक तो हमारा राइटिंग एग्जाम होता है जिसमें हमारा नॉलेज टेस्टिंग होती है कि आपकी नॉलेज क्या है। एक सिलेबस होता है, हालांकि वो सिलेबस थोड़ा सा डिफाइन होता है, पर बाकी क्वेश्चन कहीं से भी जो हमारे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग या जॉब की डिमांड के अकॉर्डिंग आते हैं। बट जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू फुल्ली जो टेस्ट है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है। कई बार हमारे साथ एक बड़ा इश्यू होता है, और अक्सर सब स्टूडेंट के साथ ये इश्यू होता है कि वो इंटरव्यू को नॉलेज का टेस्टिंग मान लेते हैं। और होता यह है कि जब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन के हम रिप्लाई नहीं कर पाते तो हम अपना कॉन्फिडेंस लैग कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट, इवन मैं हूं या जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो लेंगे, जिनको आपकी एज के बराबर जॉब का एक्सपीरियंस होगा, मोस्टली आईपीएस वहां पर आपके इंटरव्यू में होंगे, उनको भी अगर आपकी सीट पर बिठा दिया जाए और उनका भी अगर इंटरव्यू लिया जाए, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो भी सभी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। अंडरस्टूड? इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप कितने कंफर्ट रहते हैं, दैट इज द पर्सनैलिटी। नहीं आता है आंसर, आप उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज द पर्सनैलिटी। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाए, तब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कूल रखते हैं, क्लाम रखते हैं, ये आपका इंटरव्यू है। तो सबसे पहली माइंड में बात क्या बिठानी है कि मेरी नॉलेज टेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि मैं रिटन एग्जाम देकर आया हूं। अंडरस्टूड? यहां मेरी पर्सनैलिटी का टेस्टिंग है। पर्सनैलिटी में बहुत सारी बातें काउंट होती है, एंट्री करने से लेके इंटरव्यू जब आपका खत्म होगा, वहां से जाने से लेके गेट के बाहर जाने तक, एवरीथिंग इज काउंटेबल। 20 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट, 15 मिनट भी होता है कई बार। डिपेंड करता है कि आपका बिफोर नून है या आफ्टरनून है। मान लीजिए अगर आपका मॉर्निंग में सबसे पहला आपका हुआ तो यकीन मान के चलो 25 से 30 मिनट आपका इंटरव्यू चलने वाला है। और आफ्टरनून में अगर आपका इंटरव्यू हुआ, एकदम आफ्टर लंच हुआ, तो 15 से 20 मिनट रहेगा। और बिल्कुल ढलती शाम तक है तो तब भी 15-20 मिनट रहेगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई
क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं आज तक 10-20 हज़ार स्टूडेंट का कितने का इंटरव्यू ले चुका हूँ। और जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मॉक्स लेता हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे रिटायर IAS IPS बैठते हैं। वो ऐसे भी हैं जो बोर्ड्स में बैठते हैं, UPSC में कहीं भी बैठते हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस मुझे पता बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम सुबह सुबह आते हैं, फ्रेश मूड में आते हैं, तो खूब हम क्वेश्चंस करते हैं। आफ्टरनून लंच कर लेते हैं, थोड़ा सा जर्नल है, 40 के बाद 50 के बाद ऑटोमेटिकली लंच के बाद में हल्का सा, तो वो उस टाइप के मूड में रहते हैं। और शाम आता है तो बस ख़त्म करो, जल्दी जल्दी भेजो। कई बार ऐसा भी 10-10 मिनट भी इंटरव्यू हुए, IB की मैं बात कर रहा हूँ। UPSC में भी ऐसा है, हाँ वहाँ पर थोड़ा ड्यूरेशन मॉर्निंग में होगा, 40 मिनट हो जाता है IAS का, आफ्टरनून में 20-20 मिनट में भी इंटरव्यू पूरा हुआ है। क्लियर? इंटरव्यू की ड्यूरेशन से ये नहीं समझना कि मेरा कम समय चला है तो मेरा खराब हुआ है। उन्हें जज करना है, वो 5 मिनट में भी जज हो जाएगा। उन्हें जज करना है तो एक क्वेश्चन का भी रिप्लाई आपने अगर कायदे से दे दिया, यानी कि जैसी उनकी डिमांड है, जैसा वो सोचकर बैठे हैं, तो फिर 2-4 क्वेश्चन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ लेंगे। नहीं तो एक भी क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिया अच्छे से तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। गेट माय पॉइंट? तो बहुत सारी बातें इसमें मायने करती हैं। वही बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मैंने कहा इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर आपका बिल्ड कॉन्फिडेंस, लर्न स्ट्रक्चर, आंसरिंग और इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये कैसे करेंगे, सब बातें हम लोग करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि नॉलेज का टेस्टिंग नहीं है। पर्सनैलिटी को आपको क्या करना है, उनको आपका पर्सनैलिटी को चेक करना है कि आपकी पर्सनैलिटी जिसके लिए आप आए हैं उस जॉब के लिए है या नहीं, ये आपको चेक करना है। फोकस क्या होगा आपका, थिंकिंग, क्लियरिटी एंड ऑनेस्टी। मैं हमेशा बोलता हूं इंटरव्यू का मतलब 3 वर्ड हैं। पहला क्लियरिटी, सेकंड ऑनेस्टी और तीसरा आपका इंटीग्रिटी। क्लियरिटी का मतलब है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको। मैं बताऊंगा कि कंफ्यूजन कहां पर नहीं होना चाहिए, हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और रही बात ऑनेस्टी, आप ऑनेस्ट कितने हैं। मुझे एक क्वेश्चन का नहीं आंसर आता तो मैं फालतू में ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मैं तत्काल कह रहा हूं सर सॉरी सर आई कांट रिकॉल नाउ। अगर कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है तो मैं पोलाइटली कह रहा हूं सर क्या मैं गैस कर सकता हूं। आपने बताया बहुत लेंदी आपको आंसर लग रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है कुछ नहीं याद आ रहा है, बताने के बाद फिर सॉरी सर अभी इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूं। ये माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर भी नहीं सकते। जब हम इस मूड में जाते हैं कि मुझे हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना है तो भी गलती होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट फिर मैंने कहा आपका हाँ क्लियरिटी एंड दूसरा मैंने बोला ऑनेस्टी और तीसरा आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से मतलब क्या है? इंटीग्रिटी से मतलब यह है कि चाहे आपकी वैल्यूज हो, चाहे आपके थिंक हो, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्राडिक्टरीज हो रही हैं। जैसे हॉबी कई बार बच्चे लिखते हैं और 3-4 हॉबी लिख दी, मोस्टली आपने सबने 3-4 हॉबी लिखी होगी। हालांकि मैं मना करता हूं 3-4 हॉबी लिखनी ही नहीं है। वहां लिख भी दिया तो बोलना हमेशा क्या है, सर मेरी हॉबी तो कोई नहीं है, इंटरेस्ट है मेरा। क्योंकि जब हम हॉबी बोलते हैं तो हॉबी का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में सब कुछ पता हो तो हॉबी है। और जब हम इंटरेस्ट कहते हैं कि सर आई एम स्टूडेंट, स्ट्रगल है लाइफ में, तो हॉबी तो बन नहीं पाई मेरी अब तक, पर मेरा इंटरेस्ट जरूर है। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं रनिंग करता हूं, कुकिंग करता हूं, नॉवल पढ़ता हूं, मूवी देखता हूं, तो इनको मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इससे मैं कूल हो जाता हूं। मेरा मन फिर दोबारा से स्टडी में, अपने जो भी मेरा प्रोफाइल है, जो मेरा काम है, जॉब है, उसमें मेरा लग जाता है। तो हॉबी वर्ड को यूज ही नहीं करना है। पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, सर हॉबी तो सर कोई नहीं मेरी अभी। और जनरली यकीन मानिए आपकी कोई हॉबी है भी नहीं। हॉबी बनने में समय लगता है, हॉबी बनने में समय लगता है, और हॉबी बनना यानी कि पैसे वालों का खेल है।
आप में से कुछ होंगे पैसे वाले, लेकिन हर कोई हॉबी मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपने लिखा जी मुझे टूरिज्म अच्छा लगता है, तो क्वेश्चन उठता है कि टूरिज्म करने के लिए पैसा कहां से लाते हो? आप एक तो कह रहे हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, और ऊपर से कह रहे हो कि मैं टूरिज्म, मुझे अलग अलग जगह घूमना पसंद है। तो कैसे को पॉसिबल होगा? टूरिज्म करने जाओगे तो कहीं आओगे जाओगे, पैसा लगेगा, रुकोगे खाओगे पियोगे पैसा लगेगा। फिर स्ट्रगल वाली बात क्या हो गई आपकी? ये कैसा स्ट्रगल है? कॉन्ट्राडिक्टरीज हो गई, यानी कि आप ऑनेस्ट नहीं, आप क्लियर नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, मुझे कुकिंग करना पसंद है। अब एक गर्ल बोलती है मुझे कुकिंग करना पसंद है, फिर कहती है कि मैं घर पे हॉस्टल में रहती हूँ या बाहर रूम लेके रहती हूँ और मैं कुकिंग करना मुझे पसंद है। तो कुकिंग तो नीड हो गई ना भाई। हाँ, अगर आपने कुकिंग कहा और कुकिंग में कुछ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूं, प्योर हरियाणवी हूं, अब मैं कहूं कि मुझे दाल और रोटी बनानी पसंद है जी, तो कहेंगे अच्छा ये तो थाई ढाबा का खाना ही है। मैं कहूँ मुझे कुकिंग में नई नई डिश बनाना पसंद है, जैसे मैं ढोकला बनाना पसंद है, फाफड़ा बनाना पसंद है, या मुझे कुछ अलग, ज्यादा वेस्टर्न नहीं जाना। आजकल जो गवर्नमेंट का सबका जो टेम्पर है वो इंडियन ज्यादा है, तो थोड़ा स्मार्ट भी बनना है। हॉबी भी ऐसी बात बोलनी है कि मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है, कि मैं नॉवेल पढ़ता हूं, सारे वेस्टर्न थिंकर्स के नाम ले दिए, एक दो इंडियन भी रखो। पहले इंडियन, फिर एक दो मैं वेस्टर्न भी देख लेता हूं। बस में कि मुझे कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है बनाना। क्यों बोलना ऐसी बातें? बी स्मार्ट। क्योंकि इस समय गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, मोस्टली वो हैं जो अपने अंदर क्या रख रहे हैं, सारे सारे यहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्यों बेकार की बात है? क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर दी बेस्ट है सर, भगवान है, बस बात खत्म। रिंकी मैं नहीं जानता कौन है वो रिंकी, जो होंगे होंगे सर, पर सचिन तो अपने को 20-25 मिनट दिखा देना कि मैं पूरा देशभक्त व्यक्ति हूं। पैट्रियटिज्म फीलिंग जो है ना भरी पड़ी है, कूट के भरी पड़ी, मैं ही हूं जो आईबी में अच्छे से काम करूंगा, तन मन धन समर्पित, वो दिखा देना है उनको। ठीक है ना? बहुत ऊपर बातें भी नहीं करनी कि एकदम कि सर महात्मा गांधी पढ़ा और कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने आज तक। उतना एक दो नाम वेस्टर्न में ले देने, लेकिन पहले इंडियन, ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। अब ये नहीं कि मैं कॉन्टेंट फूड पसंद है, अब मान लो कोई लड़की सर मुझे कुकिंग पसंद है और मैं अपने स्टाइल से कुछ कुकिंग करती हूँ। कई बार ये पूछ लिया सर क्या बनाया तुमने अपने स्टाइल से, बताओ जरा। हाँ सर बनाया तो है सर, तो कुछ बताओ ना उनको। ठीक है ना? कुछ भी लिखो, लेकिन आपके पास उसका क्या हो, जस्टिफिकेशन हो, लेकिन थोड़ा सा इंडियन लुक हो और अपना रीजनल लुक हो। रीजन भी पसंद करते हैं कि हाँ इसको अपने रीजन से, अपने क्षेत्र से भी लव है। अब महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन बताओ ना, मैं महाराष्ट्र का फूड बनाता हूं, साथ में मैं कुछ और भी फूड ट्राई करता हूं सर। तो मेरे कहने का मीन है कि जो भी आप लिख रहे हैं ना उसको आप जस्टिफिकेशन करना आता हो, और स्मार्ट तरीके से, इमोशनल नहीं। ठीक है? हाँ, फिर मैंने ये तो क्लियरिटी, जैसे आपका इंटीग्रिटी, एक बात और मैं इंटीग्रिटी बताता हूं। अभी एक से क्वेश्चन पूछा तुम्हारी शादी हो गई, हालांकि पर्सनल क्वेश्चन करते नहीं है, लेकिन बातों बातों में चल गई, कुछ बात आ गई निकल कर, तो डाउरी लोगे? या गर्ल से पूछ लिया शादी करोगी? जी सर। डाउरी दोगी? आपने कहा नहीं सर, डाउरी अगेंस्ट ऑफ द रूल, अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लड़की तो और ज्यादा एग्रेसिव होगी, सर मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अच्छा, अगर लड़की के माँ बाप तुम्हें गिफ्ट देंगे तो? सर गिफ्ट तो ले लेंगे। या पापा में गिफ्ट देंगे तो हम भी ले लेंगे? नहीं सर, गिफ्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ द डाउरी। करप्शन करेंगे, कोई पैसा देगा नहीं, लेकिन कोई आपको दिवाली होली पे गिफ्ट देने आपके घर आएगा, ले लेंगे? नहीं लेंगे। अंडरस्टूड? गिफ्ट भी क्यों दे रहा है वो व्यक्ति आपको? यहां तो कोई किसी को कुछ नहीं देता भैया। हम बर्थडे में भी जब तुम्हारी एज में थे तो किसी को दोस्त के बर्थडे में गिफ्ट देते थे तो ये देखते थे मेरे बर्थडे में उसने क्या दिया। अगर उसने नहीं दिया तो अगले बर्थडे उसको नहीं गिफ्ट देना है। आपके जो आपकी एज, उसमें इमोशंस हावी होते हैं, तब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, और मेरी एज तक आते तो इमोशंस खत्म। जब आप मेरी एज तक आओगे तो आपके इमोशन खत्म, प्रैक्टिकल समझ जाओगे, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है दुनिया में, इज द रियलिटी। अंडरस्टूड?
तो ना तो मैं डावरी लूंगा ना किसी प्रकार का गिफ्ट लूंगा। तब आपकी दिखाई देगी कि जो आपने डावरी ना लेने का अपना वैल्यू बनाया, उसकी आपके साथ इंटीग्रिटी है, आप उसमें भटक नहीं रहे हैं। तो हर थॉट के साथ जो आप बोल रहे हैं वही आपका बेटा व्यक्तित्व है। अंडरस्टूड? तो क्लियरिटी ऑफ थॉट, जो मैं बोल रहा हूं वो ऑनेस्टी से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। अब इन्होंने कहा जी मुझे हॉबी मेरी है कि मुझे टीचिंग करना पसंद है सर, मैं टीचिंग करता हूं। ओके, अच्छी बात है, टीचिंग करना हॉबी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। फीस लेते हो बच्चों से? हाँ सर थोड़ी बहुत ले लेता हूं। तो फिर वो हॉबी कैसे रह गई? वो क्या हो गया? फिर आपका प्रोफेशन हो गया। अंडरस्टूड? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नहीं सर फीस नहीं लेता हूं। फीस नहीं लेते हो, स्ट्रगल कर रहे हो, फिर कॉन्ट्रोडक्टिव हो गया। क्यों नहीं ले रहे हो जो तुम्हारे पास में है? गेट माई पॉइंट? तो ये चीजें आपको बनाते समय ध्यान रखना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बोला रिटर्न केवल नॉलेज बेस्ड होता है, वो आपका चेक हो चुका है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी बेस्ड है, और डिसीजन मेकिंग पूरा देखा जाता है कि आप डिसीजन क्या ले रहे हैं। डिसीजन आंसर रिप्लाई करना भी डिसीजन है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में ही डिसीजन नहीं आ रहा है। आपसे अगर आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया तो यहां भी आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। अब शुरू कर दिया। कल एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू ले रहा था, कहा सर मैं ये हूं, मेरे पापा फोर्स में है। पापा पूछे, तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछा, पापा का पूछा। अगर वो फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे तो बात करनी है ना। गेट माई पॉइंट? अब अपने आप ही आप इंप्रेशन डालने के लिए कि मैं फोर्स से मेरी बैकग्राउंड है, तो सर मैं सुटेबल हूं फोर्स के लिए, तो इससे क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप सिंपैथी या अपना एक इंप्रेशन फैमिली का डालकर आप नंबर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, वो लाइक नहीं करेंगे। आप जब अपना डेफ देते हैं उसके अंदर आपका डिटेल होता है, वो वहां से देख लेंगे, उनको देखना होगा। अंडरस्टूड? अपने इंट्रोडक्शन में कितना बोलना है ये भी आपको डिसीजन लेना है। किस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या देना है ये भी। अब जैसे क्वेश्चन आपको दूं, मैं बिहार से हूं, मान लो आप में से होंगे बिहार से, तो पूछा कि बिहार की 10 अच्छी बातें बताओ। क्लियर? तो अब आपको दिमाग में ये सोचना है, ये डिसीजन लेना कि 10 बातें कौन सी बोलूं। कि सर बिहार हमारे भारत का एक स्टेट है, उसकी इतनी पॉपुलेशन है, कुछ ऐसी बात बताओ ना जो नॉर्मल ना हो। अंडरस्टूड? तो ये डिसीजन लेना है, यानी कि हर आंसर में मुझे क्या रिप्लाई करना है, दैट इज द डिसीजन। क्लियर? ये डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, अब बेटा हम डेफ पे सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपका एंट्री है। एंट्री के से पहले उनके पास आपका डेफ होगा। जब आप जाएंगे तो जितने मेंबर होंगे उनके सामने आपका डेफ होगा, वो पहले पढ़ चुके होंगे कि आप क्या हैं। इंटरव्यू में सबसे बड़ी समस्या इंटरव्यूअर के सामने, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके सामने क्या होती है कि बातचीत शुरुआत कहां से करें। क्लियर? मोस्टली अगर उन्होंने मान लो आपका टैप बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर उन्होंने आपका डेफ नहीं पढ़ा और पढ़ लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आपके डेफ से ही आएगा। पहले ही पेज पर लिखा होगा आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, आपका स्टेट का नेम। अगले ही पेज पे क्या होगा? आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी। गेट माई पॉइंट? आपका कोई यूनिक सा नेम हो, जैसे मेरा नाम है निपुण आलमबायन, तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आलमबायन क्या होता है जी। मैंने कहा जी मेरा गोत्र होता है। गोत्र का मायना क्या है? सर ये तो मुझे नहीं पता। ये अपसेट सी बात हो गई ना, बचपन से लेके आज तक आप इतने बड़े हो गए, आपको अपने नाम का ही मायने नहीं पता है। मैंने बताया जी आलमबायन एक ऋषि थे, उनके नाम पे गोत्र चल रहा है। शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने बताया सर ब्रह्मांड का स्तंभ। यानी कि आपका जो डेफ है उसके एक एक वर्ड पे आपकी नजर हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी होगी, 9/11/2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो पता है ना। 2002 में कोई बड़ा हुआ हो बात, हो सकता है कि जो सामने बैठे हैं उनके बेटा भी 2002 में पैदा हुआ हो।
ये नॉर्मल है क्योंकि वो आप जो बैठे होंगे उनके बच्चे आपकी एज के होंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? जो भी कुछ स्पेशल मान लिखा है 26/11/2004, 26/11 कहते क्या दिमाग में आएगा? 14 फरवरी, 14 फरवरी क्या हुआ था सर? वैलेंटाइन डे होता है। अरे उससे पहले पुलवामा अटैक का बोलना है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना है कि वो हाँ सर, एक वेस्टर्न में भी चलता है हमारे यहाँ पर, वैलेंटाइन डे उसको बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन, अच्छा वेस्टर्न चलता है, इंडियन में क्या है वैलेंटाइन डे जैसा? अंडरस्टूड? बताइए क्या है? बसंत पंचमी बेटा, बसंत पंचमी हमारे लिए वो स्पेशल डे होता है, उस दिन हम लोग प्रपोज कर सकते हैं, तो भारतीय तरीके से, ठीक है ना? ये है हमारे यहाँ। तो ये मतलब मैं एक बात कह रहा हूं कि जो डेट आपकी है वो तो मुझे 14 फरवरी से दिमाग में आ गया। जो आपकी डेट है, जो आपका मंथ है, जो आपका ईयर है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई अगर पर्सनैलिटी उस ईयर में या उस डेट पे है, उस पर्सनैलिटी का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका नाम, होम टाउन, अब जैसे आपका होम टाउन है, आपने कहा जी मैं पानीपत से हूं, पानीपत के बारे में कुछ बताओ। जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं तो पानीपत कभी गया नहीं हूं, अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊंगा पानीपत में? सर पानीपत में कपड़े का मार्केट है। बेकार की बात। थोड़ा बताओ सर, पानीपत तो हिस्टोरिकल, मतलब प्राउड फील आना चाहिए उसको, लगे कि हाँ इसको अपने होम टाउन से, अपनी आइडेंटिटी से लव है, जहां पैदा हुआ। ये नहीं कि हाँ पानीपत से ऐसा तो कुछ खास नहीं है, पर कुछ मंदिर हैं, फिर खाने पीने के ढाबे वाबे हैं, और इसके अलावा पानीपत से पहले मूर्थल पड़ता है। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पराठे मिलते हैं जी, और कपड़े का मार्केट बहुत है वहाँ पे, चादर वादर बहुत मिलती है जी। ये तो जनरल बात है। मैं जब पानीपत की बात करूँ सर, पानीपत एक हिस्टोरिकल है सर पूरा, पानीपत की लड़ाइयाँ हुई है सर, हम आज भी प्राउड फील करते हैं कि हमने लोहा लिया था। मतलब कुछ लगे ना तो हाँ बंदे के अंदर, हाँ मेरे घर की बात हो रही है, मेरे लैंड की बात हो रही है, ये बातें वो यही डिसीजन है कि क्या उत्तर देना है। तो होम टाउन के बारे में पता हो, 10 बातें पॉइंट करके लिख लेनी है। फिर मेरा स्टेट एजुकेशन, स्टेट अब जैसे मैं एक, बिहार के नए गवर्नर कौन बने हैं? मान लो भी गवर्नर बने हैं, सीएम बने हैं, वहां भी सर सम्राट चौधरी। अभी कल एक बिहार का बचन आपके सीएम कौन बने ने? सम्राट चौधरी। अरे नहीं भाई, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी। मैं नहीं पसंद करता, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि मुझे अंदर से मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। अब मान लीजिए गवर्नर है, राज्यपाल है, महामहिम, और प्रेसिडेंट के लिए महामहिम लगाना, ये छोटी छोटी बातें काउंट होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को रिगार्ड दे रहा नहीं दे रहा, क्योंकि आप किसका पार्ट बनने वाले हैं? गवर्नमेंट का, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप जाने वाले हैं, आप रिगार्ड नहीं देना जान रहे हैं। महामहिम, रिटायर्ड जनरल श्री सैयद अता हसनैन जी, इंप्रेशन पड़ गया कि हाँ ये रिगार्ड करना जानता है, इसको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। अंडरस्टूड? तो अपने स्टेट के बारे में, उसके चैलेंजेस क्या है स्टेट के, आपके पास में, स्टेट के पास कोई स्टेट ऐसा है जिसके पास में कुछ अच्छी चीजें नहीं है, और जिसके पास कुछ चैलेंजेस नहीं है, पता हो। और वो जो चैलेंजेस आप बोल रहे हो उसको लिख लो कि इस चैलेंजेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं चला रखी हैं। और अगर आपसे पूछे कि आप क्या सजेशन देंगे, पता हो। भले आप ये मत सोचना कि आईएएस का एग्जाम नहीं है, लेकिन जब मेरी बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो मुझे पता है या नहीं पता वो देखने के लिए पूछ लेते हैं। और ये क्या है? पेपर लीक है। कहां पर लिखा है? आपकी डेफ में लिखा है। तो मुझे मेरे स्टेट के बारे में, होम टाउन के बारे में, मेरी नेम, मेरी डेट बर्थ के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं बचपन से लिखता आ रहा हूं कि मैं बिहार से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं गुजरात से हूं, तो आपको अपने स्टेट का नहीं पता, फिर पता किस बारे में है? इससे क्या पता चलता है कि बच्चा जागा रहता है, ये नहीं बस स्कूल जा रहा है। अब जैसे स्कूल का नाम, मान लो दीनदयाल कॉलेज में पढ़ा हूं मैं, कौन थे जी दीनदयाल? हाँ दीनदयाल थे तो सर, मैं सुना, मैं मिस कर रहा हूँ। ये मिस करने की बात है, जब तुम 5 साल किसी कॉलेज में गए हो, गेट पे नाम था, मार्कशीट आपको मिली है, फंक्शन होते होंगे, लिखा होता होगा, ऑटोमेटिकली नजर जाएगी भाई, मुझे पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, किस किस कैंपस में बैठा हूँ।
यूनिवर्सिटी सर, कॉलेज तो पता है सर, यूनिवर्सिटी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, लेकिन अम्बेडकर जी संविधान बनाए थे, बस इतना बता दिया। नहीं, उनके थोड़ा जो आपका डेफ है उसके एक एक वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके उसको तैयार करना है। फिर 12th में क्या किया, 10th में क्या किया, इतना इंटरेस्ट नहीं होगा उनका। लास्ट जो आपकी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह ली है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज मैंने 3 साल इंजीनियरिंग की है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 3 साल की इंजीनियरिंग का सारा सिलेबस पूछ लेंगे। क्या पूछेंगे? सब्जेक्ट का भी क्या पूछेंगे? या तो सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक, अगर उसका भी मान लिया आपने लिखा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उधर भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर बैठा है तो वो भले ही क्वेश्चन थोड़ा डीपली चला जाए, और डीपली जाए तो आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक बातें पूछे तो ना बताओ, दिक्कत है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो पॉलिटिकल साइंस जैसे मैंने कहा तो उनके माइंड में क्या आएगा? इंटरनेशनल रिलेशंस का अच्छा होगा। वो पूछेंगे अच्छा बताओ ईरान अमेरिका में क्या चल रहा है? हाँ सर, ईरान और अमेरिका में वॉर चल रहा है, काफी समय हो गया, बातचीत नहीं हो पा रही है। ये तो जनरल सब जान रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से क्या पूछेंगे? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इंडिया। गेट माय पॉइंट? तो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में जो अभी महीने 2 महीने में चर्चा में सब्जेक्ट से कुछ भी लिंक हो, अब इंजीनियरिंग की है, अब सिविल इंजीनियर है, अभी बिहार में एक पुल गिरा है भाई, क्या लगता है तुम्हें? अंडरस्टूड? बिहार से हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, तो क्वेश्चन बनना लाजमी है। आपने इंजीनियरिंग किया है, कोई साइंस कुछ ऐसा काम किया है, तो अच्छा बताओ अभी नई रिसर्च हुई है, नया अभी लॉन्च हुआ है। गेट माय पॉइंट? ज्योग्राफी है मेरा, हिस्ट्री है मेरा, हिस्ट्री अभी चर्चा में क्यों है? हिस्ट्री का कोई ना कोई चर्चा में रहता है हमेशा, ज्योग्राफी का चर्चा में रहता है। जैसे मैंने पूछा कि होमोजी स्टेट की ज्योग्राफी बताओ, नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो लिपू लेक को चल रहा है, लिपू लेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट ज्योग्राफी के हिसाब से बताए, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बताए। गेट माय पॉइंट? तो मुझे मेरा सब्जेक्ट दूसरा मेरी बात समझ में आ रही है? आपको अपने डेफ पे कैसे काम करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की मान ली, और उनके जो मार्क्स हैं आपके परसेंटेज, उसमें अगर फ्लक्चुएशन है, जैसे मान लीजिए 10th में आपका 70%, 12th में आपका 90%, ग्रेजुएशन में आपका 95%, या ग्रेजुएशन में 62%, भाई ये क्या हो रहा है? नजर चली जाती है। गेट माय पॉइंट? तो आपके पास का रिप्लाई हो, सर मैं बीमार हो गया था। क्या बीमारी हो गई थी भाई? वहां भी क्वेश्चन बन सकता है, जो इतना फ्लक्चुएशन आ गया, तो उसका रीजनेबल आपके पास आंसर हो कि सर वो उसमें पढ़ नहीं पाया था, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा तरीके से अच्छे से उसको अच्छे से मैनेज करके, ये उत्तर आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। और वो बनवाएंगे हम भी, आप बनाओ, हम बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर उसके अलावा आपके डेफ के अंदर क्या बात होगी देखने लायक, जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा? डेट ऑफ बर्थ हो गई, नेम हो गया, और होम टाउन हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपके मार्क्स हो गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेम हो गया। इसके अलावा आपके डेफ में कोई और इंटरेस्ट या हॉबी, इसके अलावा कोई, या फिर आपने अपने स्कूलिंग में कोई अवार्ड्स लिए हो, जैसे एक स्टेट प्लेयर है, या मैंने कविता पोयम में स्टेट लेवल पे चैंपियन रहा हूं, मतलब बहुत सारी चीज ऐसी हैं। तो फिर वो पूछेगा यार तुम्हारा तो पोएट टाइप का माइंड है, कहाँ तुम आए भी में घुस रहे हो, उधर आ रहे हो, तुम्हें प्राइज भी उस फील्ड में क्यों नहीं तुम आगे बढ़े? या तुमने बीएड किया हुआ या इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं आगे बढ़े, क्यों उधर आ रहे हो? गेट माय पॉइंट? तो फिर वो क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे, तो वो आपके डेप्थ से ही बनेंगे। गैप ऑफ ईयर, हाँ गैप ऑफ ईयर, जैसे मान लीजिए 12th आपने किया 2002 में, क्लियर? 2000 बहुत पुराना हो गया, मेरे अपने याद आ गया। मान लीजिए आपने 2012 में 12 किया है, फिर आप जाके कर रहे हैं 2020 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो बीच में क्या कर रहे थे भाई? उसका रीजनेबल आंसर हो, ठीक है ना? वो आंसर क्या होंगे हम लोग क्लास में उस पर बात करेंगे। एक अगला, अच्छा तो मैंने बात कर ली।
नो योर बैकग्राउंड डीपली, ये मैंने बताया, ठीक है ना। प्रिपेयर एक्सेप्ट क्वेश्चन क्या होंगे, लिंक विद द करंट अफेयर्स, हाँ करंट इश्यूज से भी अपनी लाइफ को आपको लेके चलना है। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोई चर्चा में है तो हाँ, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ही क्यों एज ए करियर अपना ऑब्टेन किया। और एक इंटरेस्टिंग प्रश्न जिसमें मोस्टली बच्चे फंसते हैं, चलिए आईबी में आपका सिलेक्शन हो गया, पूछेंगे अब नेक्स्ट यूपीएससी, हाँ सर मैं ट्राई करूंगा सर, मेरी इच्छा है, मैं तैयारी कर भी रहा था, बीच में आईबी का एग्जाम आ गया, मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, आपके सामने हूँ, अब मैं यूपीएससी ट्राई करूंगा। अब मुझे बताओ वो आपको लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, क्यों? रॉयल्टी, और उनके माइंड में दो बातें आती हैं, एक तो हम इनको अपॉइंटमेंट देंगे, फिर ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग में स्टेट का गवर्नमेंट का फंड लगेगा, ये उस फंड को उस रिसोर्सेज को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। बेटा मायने करती है उन लोगों के लिए, वो इन बातों को देखते हैं। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, किसी एक बच्चे का पोस्ट खाएगा, हमें फिर उसके लिए आगे निकालनी पड़ेगी। और तीसरा, अपने काम के साथ जस्टिस नहीं करेगा, क्यों? ये फिर जॉब करेगा, ड्यूटी नहीं करेगा, ये घड़ी देखेगा, 10 बजे जाना, 5 बजे निकलना, बीच में ब्रेक भी मिला या जगह मिल रही है तो बैठ के न्यूज सुन रहा है, किसके लिए? अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए। दिमाग में काम में नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा अब ये भी नहीं कह देना कि आगे नहीं बढ़ोगे, सर डिपार्टमेंटल बढ़ेंगे, या सर अभी सोचा नहीं है, अभी तो सर मैं आईबी ही, कोई और एग्जाम नहीं सर, इसके इक्विवेलेंट जो एसएससी का है ये मैंने दिया है फॉर द जॉब, मतलब मुझे पैट्रियट फीलिंग है और इसके इक्विवेलेंट ही हूं मैं ना। मैं अब की बात करूंगा, क्लर्क का फॉर्म भर दिया था तो उसमें सिलेक्शन हो गया था, अंडरस्टूड? नहीं ज्वाइन किया सर। हाँ, ये भी नहीं कि लोअर की बात करके फिर यहां पे आप बात कर रहे हैं, फिर ऊपर आप बात कर रहे हैं, नहीं, जीना यहां मरना यहां, इसके इक्विवेलेंट बात कीजिए। और बात कीजिए सब बेल्ट वाली नौकरी, मतलब जो आपका, ये नहीं कि आपका बैंक पीओ का, हाँ कि मैं सीएपीएफ दिया है सर, इसके इक्विवेलेंट है, आईबी दिया है, और कोई एग्जाम जो इसके इक्विवेलेंट हैं, 2 4 5 एग्जाम, उनका आप जगह सर उनकी तैयारी कर रहा था मैं, पर इसके अलावा सब कुछ नहीं। मैं बचपन से पैशनेट जो हूं आईबी के लिए हूं सर, एकदम मेरे अंदर भी धुरंधर भरा पड़ा है सर, मौका दो सर, आप उड़ा दूंगा सब सर एकदम, ठीक है ना, मतलब उस तरह का फीलिंग होना चाहिए एकदम से, उसको लगे हाँ यही वो लड़का है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये पूरा जो प्रपंच हमने लगाया है, टेबल लगाई है, वो इसी के लिए लगाई है। ओके, ये दिमाग में रखना है, बात क्लियर एकदम, कुछ नहीं बात करनी बेटा फालतू की बातें, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। किसकी? बेटा सैलरी के लिए तो इन जॉब में नहीं आया जाता, पैसा कमाना तो और कहीं जाओ। देखो बेटा मैं एक बात बोलता हूँ कम से कम गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप आईएएस भी बनते हैं ना, आईएएस की सैलरी पता कितनी है? 84,000। रियलिटी आपको भी पता है, वो तो अमाउंट ऐसे ही है, सेविंग का है, ठीक है ना। लेकिन बेटा वहाँ 84 के लिए, और बेटा एक हैंडसम अमाउंट होता है गवर्नमेंट की हर जॉब में, जिससे आप देखो बेटा जीवन में, मैं तो अपना बोलता हूँ, देखो सिंपल बताता हूँ, मुकेश अंबानी है, उससे ज़्यादा रिच कौन होगा? अडानी है, लेकिन यकीन मानो वो भी जब खाना खाता होगा तो वो 2 रोटी ही खाता होगा, और डेली वो पिज्जा बर्गर नहीं खाता होगा, इज द फैक्ट। घर से बाहर निकलते होंगे तो एक ही ब्लेजर पहन के निकलते होंगे, एक ही शर्ट पहन के, ये नहीं कि 10 शर्ट, मैं तो अमीर हूं। कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, सोएंगे 6x6 के बेड पे ही, ऐसा तो है नहीं एक हाथ एक फ्लोर पे, दूसरा दूसरे, बोलो हाँ या ना। वो सिंपल सी बात है बेटा, बस क्या होगा, ब्रांड होगा कि हाँ मैंने शर्ट कौन से ब्रांड का पहना है, वो 1 लाख का भी हो सकता है, 2,000 का भी हो सकता है, तो उसका बेटा कोई, अब पैसे की तो बेटा कोई लिमिट नहीं है। एक छोटा हाथी, क्या करोगे उस हाथी का? है ना मुकेश अंबानी का जो बेटा है, क्या नाम है उसका आनंद अंबानी। अब बताओ पैसे का भी क्या करेगा भाई वो, इतना, वो उसकी मम्मी बोल रही थी कि पैसा इतना है जिसकी लिमिट नहीं है भैया, अब उसके बाद भी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बेटा बहुत प्रैक्टिकल, पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट, कुछ बेटा पैट्रियोट के लिए होती है ना। और जब आप समाज राष्ट्र का
के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र समाज आपका ध्यान रखता है, ये राष्ट्र आपकी जिम्मेदारी लेता है। ये बात जब हम सोसाइटी के लिए सर्व करते हैं तो सोसाइटी आपका ध्यान रखती है और इतना पैसा मिलता है कि आप अपना लाइफ चला सके। बहुत सारी बेटे छूटें मिलती हैं। आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, कोई इश्यू नहीं है। और कोई बच्चा काम, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप हैं, बच्चे का एडमिशन कराने में अच्छे से दिक्कत हो जाती है, आपको नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटल आपको काफी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपके ट्रैवलिंग असाउंस बहुत आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। जो बहुत खर्चे ना बेटा, जिसमें आपका जो नॉर्मल व्यक्ति खर्चा होता है वो सब आपका बच जाता है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये तो सोचने की बात है। अब मान लीजिए ये मुकेश अंबानी की वाइफ हैं, मैं एक बार उनका लाइफ स्टाइल पढ़ रहा था, उनके पास मोबाइल फोन है 435 करोड़ का। कितने का? 435 करोड़ का मोबाइल फोन। दुनिया में 3 मोबाइल फोन है जो सबसे महंगे, एक नीता अंबानी के पास है। यकीन मानो जब वो कॉलिंग करती होगी तो मुकेश अंबानी जैसा ही दिखता होगा, मेरे जैसा स्मार्ट नहीं दिखता होगा। मैं एक प्रैक्टिकल, ये फैक्ट है बेटा। कितना कमा के कोई बेटा लिमिट नहीं है। आपको अपने अच्छी हैंडसम सैलरी मिल जाए, इसमें आपका जीवन चल जाए, सिंपल सी बात है, इतना सरकार आपको देगी, ठीक है ना। बेकार की, और मेरा कमाना है, कमाओ ना, कौन मना कर रहा है। उस समय 20-25 मिनट नोटंकी कर लो। हमको, तुम में से कौन सा बच्चा है मैं नहीं चाहूंगा क्या करियर ग्रोथ करना? करो भाई, आईबी के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करो, मैं तो चाह रहा हूं आप करो, लेकिन वहां नहीं बोलना, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। और स्मार्ट हो जाए, सब मैं करूंगा, करियर ग्रोथ करूंगा, हाँ कर लेना भाई, कौन मना कर रहा है, उनको क्यों बता रहे हो। और बनने के बाद इतना टाइम मिलेगा, यूपीएससी की तैयारी करोगे, होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करेगा ना। कोई मजाक थोड़ी आईएएस बनना, क्लियर? नहीं तो हर गली से आईएएस निकले। चलिए, तो उस समय थोड़ा सा 20-25 मिनट ध्यान रखना है, ये मतलब इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करनी। हाँ, तो उसका भी मैं कह रहा हूँ कि रिप्लाई देना कि सर बैंकिंग में गया, लेकिन मैं सर अलाइनमेंट मेरा इसी से था, लेकिन फैमिली प्रेशर था, कोई जॉब चाहिए थी, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल चल रही थी, मुझे वो मिला, दोस्तों ने फॉर्म भरा था, मतलब कुछ भी उत्तर ऐसा दो कि हाँ वो दिखे कि हाँ इसी पोस्ट के लिए आप हो। और कम से कम चलो पहले जो हो गया सो हो गया, आगे की तो बातें मत करो ना उनके सामने। अरे करना, तुम पॉलिटिशियन बनना, नौकरी पा के छोड़ के पॉलिटिशियन बनना, बहुत से लोग बने। अब वो नहीं है जो तमिलनाडु में है, केजरीवाल देखो, बहुत से लोग हैं, तो कौन मना कर रहा है भाई। उस समय मूड था बैंक पीओ का, परेशान था सर, पैसा नहीं था, घर में परेशान रहते थे, पापा ने जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। लेकिन सर मेरा बचपन से मूड था कि मैं आईबी, मतलब मुझे कोई ना कोई आईबी में आना है, रो में आना, आईटीबीपी में जाना है सर, सीआईएसएफ में जाना सर। मैं बचपन से मेट्रो में देखता आया हूँ कि मुझे अच्छा लगता है सर, वो बेल्ट की नौकरी, ये वो, पैशनेट हूँ पूरा। वो फीलिंग आनी चाहिए ना बेटा। सिंपल, देखो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जिसके सामने जाओगे, अब कोई लड़की को तुम प्रपोज करोगे या किसी लड़के को प्रपोज करोगे, तो उसी की तो बात करोगे, नहीं मैं तो ऐसी, हाँ तुम वैसी हो जैसी मैंने सोचा था, यही कहोगे ना। यही कहोगे तुम वैसी नहीं हो, तुम कि भाई तू आगे देख, मैं किसी और को देख लूंगी। उसके सामने उसकी बात करो ना, तुम वही हो जैसी मैंने सोची थी, ठीक है। चलिए। हाँ, अब बेटा अगला, ये आईबी का उत्तर बेटा आपको बहुत एकदम पैशनेट दिखाना है पूरा, ठीक है ना। अब ये पैशनेट कैसे दिखेगा? जब आपको आईबी के बारे में भी पता हो। अगला क्वेश्चन वो आगे पीछे करके आईबी में पूछेंगे। अच्छा, अभी आईबी के जो चीफ है वो कौन है? सर ध्यान नहीं आ रहा अभी कुछ, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आप पैशनेट हो तो आईबी में बताओ कौन कौन सी रैंक होती है, बताओ। अंडरस्टूड? कौन कौन सी रैंक होती है, किसके अंडर में आती है, आईबी कब बनी, और जब आईबी बनी तो आईबी के साथ रो है, रो के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि रो और आईबी के ब्लड प्रोफाइल में क्या अंतर है, और जिस पोस्ट पे जहां आप आने वाले हो आपकी प्रोफाइल क्या होगी। हालांकि एक लेक्चर हमने रखा है आईबी के बारे में, पूरा बताएंगे आपको, लेकिन आपको खुद भी जानना है आईबी के अचीवमेंट्स, कि हाँ आईबी ने क्या क्या काम किया। 71 के वॉर में कोई रोल था क्या? रो का तो था, आईबी का भी था क्या? इंटरनल सिक्योरिटी में आईबी का रोल क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्या क्या हैं? अब मान लो पूछे नक्सलिज्म,
सुना तो है सर, ये नहीं ना, वो हम लोग लेक्चर रखे हैं, मैंने पूरा डिजाइन किया है एक दिन इंटरनेशनल रिलेशन का, क्योंकि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी होगी तो इंटरनल सिक्योरिटी होगी, और आईबी का काम इंटरनल सिक्योरिटी पे है। अंडरस्टूड? और ऐसा नहीं हो सकता कि जब बाहर से नेपाल से फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी आएगी तो आईबी शुरुआत होगी, तो आईबी जानेगी ना कि कहां से आ रहा है पैसा, तो आईबी इन्फॉर्म करेगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको रोको, कि वहां भी रोको, अंदर तुम देख रहे हैं। ये मैंने लेक्चर रखा है कि वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको भी उसके प्रति पैशनेट दिखाना है। क्लियर? पूछा अच्छा इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम इंटरनल सिक्योरिटी की? सर नक्सलिज्म है, कम्युनल राइट्स हैं, बोलना है, क्लियर बोलना है, 1 2 3 5 प्रॉब्लम है सर, सोच सोच के नहीं बोलना, उसमें क्लियरिटी दिखनी चाहिए कि हाँ सर ये मेरा इंडिया है। देखो इंडिया ऐसे ही है ना, ध्यान देखो, ये गुजरात, इधर नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, दिख रहा है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, मेरा भी डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा आपको। तो ये कश्मीर है, कश्मीर में सेप्टिज्म का प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसका एक्सट्रीज्म का प्रॉब्लम है, यहाँ नक्सलाइट प्रॉब्लम है। नक्सलाइट प्रॉब्लम में मोदी जी, अभी शाह जी कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नक्सलाइट खत्म हो गए। तो बताना है सर, सर नक्सलाइट खत्म हुआ है, कैडर खत्म हुए हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन थिंकिंग अभी भी है। थिंकिंग कैसे खत्म होगी भाई? सर गुड गवर्नेंस करना होगा हमको, कुछ लैक्स रहे थे उनको पूरा करना हो। ये रिप्लाई आया आपके अंदर, ये क्लियर थॉट। तो जो बात आप बोल रहे हैं उसका दिखे पैशन, जब मेरा पैशन है किसी के प्रति, जैसे मेरे भी एक चीज के लिए पैशनेट हूं बहुत ज्यादा, तो मुझे आप उस बारे में बात करो, मैं आपको हर प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। क्लियर? तो वो बात दिखनी चाहिए। फिर बेटा अगला आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े लाजवाब होते हैं, और यहां भी अगर आपने कायदे से रिप्लाई किया तो मजा आ जाएगा। एक लेक्चर हमने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे रखा है, मेरा कोशिश है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिनका आपको रिप्लाई हम भले ही नहीं दे पाए, लेकिन उसका आंसर मैं आपको सबको दे दूंगा। कुछ क्लास में हम डिस्कस करेंगे, 10-15 क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस करूंगा, उसी के बेस के आसपास आपको सबको रिप्लाई देने हैं। एक बुक आपको दे दी जाएगी, उसको आप पढ़कर अपने आप से बनाइएगा, जो नहीं बनेगा, जिसमें आपको डाउट होगा आंसर में, आके पूछेंगे और डिस्कस करेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी मेनली डिसीजन मेकिंग के लिए, आपकी क्लियरिटी के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपकी इंटीग्रिटी के लिए चेक होता है। एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे रहेगा, मान लो मॉब है भाई, भारत में बहुत सारे, जैसे लद्दाख में एक पार्टी का ऑफिस जला दिया गया, भारत में जेएनजी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे नेपाल में, भारत में हो तो तुम आईबी के ऑफिसर हो, क्या करोगे? करप्शन करते हुए तुमने देखा अपने जूनियर को, अपने सीनियर को, या अपने कलीग को। बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टूड? एक दो नहीं, मतलब बहुत सारे बेटा बन सकते हैं। कि मान लीजिए आपका आईबी का आप ऑफिसर हैं, आपके सामने कोई उल्टे सीधे स्लोगन लगा रहा है। क्लियर? मतलब बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सी बात की, इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, उस समय कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करेंगे, इंटरव्यू देने, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। वो मैंने करीब 100 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, तो वो मैं आपको दूंगा। ठीक है? सिचुएशन उसका बताएंगे, एक टेक्निक होती है, सारा टेक्निक होते हैं, इसे हम लोग करते हैं सोल्व। लेकिन बहुत सिंपल है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को माइंड में रखना है, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखना है, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखना है, और इथिकल वैल्यूज को दिमाग में रखना है। कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के नहीं आएगा, कुछ प्रश्न का उत्तर डेमोक्रेटिक वैल्यूज से निकल के नहीं आएगा, वहां मुझे थिंक करना होगा, व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं एथिक्स, इथिकल। तो वो सोच, क्योंकि हम लोग हैं इथिकल, यूनिटी पे हम लोग बात करते हैं, इंडिया करता है वसुदेव कुटुंबकम। अंडरस्टूड? अभी कल बांग्लादेश से एक महिला आई है जो एंटी इंडिया हमेशा बोलती हैं, उनको भारत सरकार ने खुद बुलाकर एम्स में उनका इलाज करवा रहे हैं। कल मैं एक डिबेट में तो बोला कि सर भारत इतना दयालु है, भाई हम यूनिटी की बात करते आए हैं ना पहले से। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आ गई, तालिबान आ गई, कल आतंकवादी कह रहे थे आज आप अफगानिस्तान को तेल भी दे रहे हो, उससे पहले वैक्सीन भी दे रहे थे तालिबान को। सर ठीक है, अब वो बात अलग है, लेकिन अफगानिस्तान था, है और रहेगा, भारत था, है और रहेगा। तो अफगान के लोगों से हमारे गुड रिलेशन रखने हैं। गवर्नमेंट का क्या है, कल अटल जी थे, मनमोहन जी थे, आज मोदी जी हैं, कल को मोदी जी, ऐसा नहीं कहो, अभी तो है, ठीक है ना, कल को कोई और होगा। अंडरस्टूड?
तो गवर्नमेंट तो आ नहीं जानी है, कल कांग्रेस या बीजेपी है, कल को कोई और होगी। तो ये माइंड में रखना है। तो चलिए एक बात को मैं अगला, व्हाट इज फ्यूचर प्लान? कोई प्लान नहीं सर, आईबी आईबी आईबी। एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा कई बार, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मोस्टली बच्चे आप लोग क्या बोलेंगे अपनी वीकनेस? मैं बताऊं, आप सबका मोस्टली का उत्तर होगा सर मैं इमोशनल हूं। मोस्टली को लगता होगा ना कि मैं, अब तुम अपने दोस्तों से बात करते हो यार मैं इमोशनल बहुत हो जाता हूँ यार, कोई मुझसे हेल्प मांगता है मना नहीं कर पाता यार, इमोशनल हो जाता हूँ यार। सबके साथ है ना प्रॉब्लम। एक दो को छोड़ दे, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है मैं भी इस एज में जब था इमोशनल था। और ये एज ही है इमोशनल होने वाली, क्योंकि वो पहला पहला सब इसी में होता है। पहला दूजा जो भी है, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, सब इसी में होता है इस एज में, ठीक है ना। हमारी एज तक आते सब ब्रेकअप पैचअप सब हो जाते हैं, हर तरह के प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सब हो जाता है। लेकिन आपके लाइफ में इमोशनल, तो मोस्टली बच्चे क्या बोलेंगे, इमोशनल हूं। इमोशनल वीकनेस है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल है। और इमोशंस नहीं होंगे तो क्या होगा? इमोशंस होना तो जरूरी है, इमोशन से तुम पढ़ाई करते हैं। नहीं तो भारत जैसे देश में जहां पे इतनी पॉपुलेशन है, कंपटीशन टफ है, तो इमोशंस ही तो करते हैं। मालदीव देश सुना है आपने? मालदीव की पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा। वहां 12th पास बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उनके सुप्रीम कोर्ट का। वहां पढ़ते ही नहीं लोग, क्यों? रिसोर्सेज ज्यादा हैं, कंपटीशन कम है। 12th पास क्या बन सकता है? वहां किसी ने ग्रेजुएशन कर ली तो बहुत हाई क्लास पढ़ा हुआ बच्चा है। अपने यहाँ ग्रेजुएशन तो कुकुर मुत्ते की तरह है। हाँ या ना? क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उस पॉपुलेशन ज्यादा में इमोशनल होकर ही 6-6 8-8 घंटे पढ़ पाते हैं। अमेरिकन को कम 6 घंटे की क्लास लेते हैं, अमेरिकन के समझ में नहीं आएगा 6 घंटे क्लास हो सकती है क्या? वो स्कूल जाएंगे तो 40 मिनट का लेक्चर ले लिए, एक लेक्चर एक दिन में, इट्स इनफ। अपन लोग आईएएस वाले बच्चों से पूछो जो तैयारी कर रहे हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा भी हो जाता है सर। मैं तो किया, मुझे पता है, कहते 16 घंटे पढ़ाई बिल्कुल होती है। जब मेंस का एग्जाम होता है 16 घंटे की होती है पढ़ाई, बस सोना और पढ़ना। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मैं तो पता है, लगता है हाँ स्टार्टिंग में नहीं होती, हमेशा नहीं होती है, लेकिन 1-2 महीना 16 घंटा चलती है। क्लियर? तो वो जो 16 घंटे की सीटिंग बनती है वो इमोशन से बनती है, अपन को करना है। तो इमोशन वीकनेस नहीं है। वीकनेस क्या है? सोचो। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? सोचो। ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो आपको एक एक पॉइंट, अब ये नहीं सर मेरी स्ट्रेंथ ये नहीं, ये सर मुझे लगता है मेरी बड़ी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है, ये एक, बस एक पॉइंट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा तो उसका रिप्लाई आप देंगे। ठीक है ना? क्लियर? ये बेटा मैंने आपको बताया कि फोकस ऑन कोर एरिया आईबी पर। अब देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है, सब चीजें इसमें पूरा, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे सामने है, नक्सलिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, साइबर थ्रेट्स हैं। अब साइबर थ्रेट्स इस समय ज्यादा है ना, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, चाहे आपका एक बिटकॉइन का आपने सुना होगा, सब चीजों का आपको पता होना चाहिए, बिटकॉइन क्या है क्या नहीं है, साइबर थ्रेट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे होता है फेक न्यूज है, जैसे मतलब किसी ने फेक न्यूज फैला दी, उससे राइट्स होने की पॉसिबिलिटीज है, आप वहां पर क्या करेंगे? क्लियर? तो जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं वो आपको सब क्लियर होने चाहिए। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हमारे यहाँ पर है, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट ही क्यों ना हो, भले ही अब खालिस्तान मूवमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी अभी भी है खालिस्तान मूवमेंट की, हमको अक्सर दिख जाता है। अभी आपको याद होगा लाल किला 2021, वहां पर जो फ्लैग, इंडियन फ्लैग हटाकर खालिस्तान के फ्लैग लगाया था। क्लियर? तो इसका मतलब अभी आइडियोलॉजी है। और जब चुनाव होते हैं पंजाब के तो खालिस्तान के झंडे गांवों में दिख जाते हैं, रैलियों में, तो इसका मतलब आइडियोलॉजी है। अंडरस्टूड? चाहे वो तालिबान का झंडा दिख जाए आपको हमारे यहां पर, तो पता होना चाहिए। साथ में बेटा आपका जियो पॉलिटिक्स, चाहे आपका नेबर, चाहे आपका करंट ग्लोबल इवेंट्स हो,
अब जैसे नेपाल है, अभी का एक इंसिडेंट मुझे याद आया, तमिलनाडु के सीएम बने हैं टीवी के पार्टी के विजय, उनको कांग्रेस कर रहा है कौन? श्रीलंका के प्रेसिडेंट, जबकि और भी स्टेट के इलेक्शन हुए हैं। असम के सीएम को तो नहीं किया उन्होंने कांग्रेचुलेशन, बंगाल के सीएम को नहीं किया, पुदुचेरी को नहीं किया, केरल को क्यों, वो तमिलनाडु को क्यों किया? भाई मेरी सोवरेंटी का मैटर है ना, मेरे स्टेट के एक सीएम को क्यों कर रहा है? पीएम को करेगा। अभी मेरे चीफ सेक्रेटरी जो है विवेक मिश्री जी नेपाल विजिट करने जा रहे थे, नेपाल के पीएम बालेन ने मना कर दिया कि नहीं मिलूंगा, मैं इक्विवेलेंट से मिलूंगा, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं मिलूंगा। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लिप्पू लेक का डिस्प्यूट क्या चल रहा है, खास तौर से नेबर तो फोकस करना है। बांग्लादेश का सल्तनत बंगाल क्या था? अब तुम आईबी के स्टूडेंट, तुम्हें ना पता हो सल्तनत बंगाल क्या है, बांग्लादेश में कितने रिफ्यूजी हैं? हाँ सर, रिफ्यूजी जो इनलीगल माइग्रेशन हुआ है, तो आपको पता हो डाटा कितना है? हाँ सर कुछ है 10-20 लाख, नहीं भाई 2 करोड़ के आसपास है सर। क्लियर डाटा तो नहीं है, लेकिन जो अलग अलग एजेंसीज का जानकारी 2 करोड़ के आसपास है सर। निकल जाएंगे सब के सब बाहर सर? सब तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन कुछ को निकालना जरूरी है सर, जिससे आगे और इनलीगल माइग्रेशंस ना हो। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में थॉट्स। अब जैसे बांग्लादेश में थ्रू हो गया मामला, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आपको पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन इस समय बांग्लादेश में डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं ढाका में अगेंस्ट ऑफ बीजेपी। तो आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहे हैं, कि हमें वो जो माइग्रेशन वापस भेजोगे हम नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेश से नहीं गया, वो ये बोल रहे हैं। तो आईबी के बच्चे को पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का बड़ा सिंपल, व्हाट हैपन, क्या हुआ, वाई हैपन, क्यों हुआ, इंपैक्ट क्या होगा, खासतौर से किस पर, भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, और साथ में योर बैलेंस्ड ओपिनियन। एक छोटा सा एग्जांपल, नेपाल के पीएम लिप्पू लेक का इश्यू उठा रहे हैं। एक तो इसका उत्तर ये है कि नेपाल गलत है सर, गलत उठा रहा है, ये तो जनरल बात हो गई, बैलेंस भी नहीं हुआ। सर नेपाल का क्लेम ये है, हमारा क्लेम सर ये है, यहां पर जो ज्यादा लॉजिकल क्लेम है वो भारत का लग रहा है सर। उससे आप क्या दिखाई देंगे? रैशनल पर्सनैलिटी, हाँ सोचने समझने वाला व्यक्ति है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। ठीक है, ईरान और अमेरिका में कौन गलत है बताएं? ईरान और अमेरिका में कौन गलत है सर? दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग, हम पाकिस्तान नहीं है जो बैठ के मीडिएटर बनेंगे, क्योंकि वो मीडिएटर बनता है, बन ही नहीं पाता बेचारा। ठीक है ना, हमको क्या सर, इंडिया के अप्रोच कुछ नहीं है सर इस बारे में, इंडिया न्यूट्रल स्टैंड रख रहा है, हाँ या ना। अमेरिका का अपना इशू है, अमेरिका के इशू ये हैं। अमेरिका को क्या दिक्कत है जी, अगर ईरान एटॉमिक वेपन बना लेगा तो? अमेरिका तो बना के बैठा है और अमेरिका तो यूज भी किया, ईरान को क्यों रोक रहा है? नहीं तो ठीक है इसराइल, लेकिन क्यों? नॉर्थ कोरिया से क्या दिक्कत है? अब नॉर्थ कोरिया ने तो अपनी पॉलिसी लिख दी, फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम तो नो फर्स्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही मार दूंगा अगर मेरे खिलाफ सोचा भी तो ये तो सीधा सीधा थ्रेट है ना वर्ल्ड के लिए, आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जिसके पास खाने की दिक्कत हो, पीने की दिक्कत हो, दिक्कत पीने की हो, क्या बाहर कुछ भी ना, खाने की दिक्कत, पीने के तमाम तरह के इश्यूज, वो गन लेके घूम रहा है, तो दिक्कत है या नहीं है? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होना, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होना, ज्यादा थ्रेट किससे है? एक सड़क पे फॉर्च्यूनर में व्यक्ति खड़ा है, फॉर्च्यूनर बैठा है, उसका पिस्टल है, और एक सड़क पर चप्पलें पैर में पड़ी हैं, सिंपल पैंट वैंट ऐसे पहनी हुई है, उसका पिस्टल है, कौन ज्यादा डेंजर है? फॉर्च्यूनर वाला नहीं, हाँ फॉर्च्यूनर वाला नहीं है, क्यों? उसने सेफ्टी के लिए ली है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, इसको खोने का डर नहीं है, तो वो तो राह जाने के लिए लिया है, छीनने के लिए लिया है, अंडरस्टूड। और पाकिस्तान ने कई बार कहा भी है, पाकिस्तान कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन लेकर पाकिस्तान निकल जाए तो पूरी दुनिया में सब कुछ ले सकता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोला गया।
तो मेरे लिए थ्रेट चाइना ज्यादा है या पाकिस्तान ज्यादा है? चाइना मेरा कॉम्पिटिटर है, चाइना का टारगेट हम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर वेपन किधर है? दिल्ली। अंडरस्टूड? तो मेरे लिए थ्रेट कौन है? पाकिस्तान। चाइना क्या है? मेरा कॉम्पिटिटर है। चाइना लड़ाई नहीं लड़ेगा हमसे, झुटपुट झड़पे होंगे। पाकिस्तान तो ला इला कूद जाएंगे, मर जाएंगे, वो वाली कहानी उसकी। 90% उसका जो नेशनलिज्म है, हेट फॉर इंडिया, टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट। तो तुम धुरंधर हो बच्चों, तुम्हें जाना है लिहारी। कहा है वो? लिहारी जाना तुम्हें। देखिए बेटा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हम जब बात कर रहे थे, उसमें बेटा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है? क्योंकि सिचुएशन क्या रखेंगे आई डोंट नो। हम तो 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे आप आसपास एक आइडिया, आपका एक व्यू डेवलप हो जाए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से एक व्यू डेवलप होता है। यही आप जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं खुद इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूं कई सालों से, यूपीएससी का स्टूडेंट था, लेकिन आप मान रहे हो हाँ इसको इंटरव्यू की आती होगी। रीजन? क्योंकि दिख रहा है। क्या? एक्सपीरियंस दिख रहा है। बेटा प्रैक्टिस, डॉक्टर है, जितना उम्रदराज होगा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपके जैसा डॉक्टर आके सुई लगाने आपको थोड़ा डर मुझे डर लगता है। जैसे आपकी एज का कोई डॉक्टर आके भाई बुजुर्ग से, हाँ अंकल लगा लीजिए, क्योंकि और मुझे देखा है, अंदाजा मेरा बिल्कुल सही है। आप बुजुर्ग से लगवाइए, उसका लगाएगा सुई, पता नहीं चलता है। जो इंजेक्शन देते हैं और कई बार जो नए नए बच्चे आगे यार क्या कर रहा है यार, नस नहीं मिलती इनको। मैं एक बार ब्लड तो सर निकल नहीं रहा, मैं ब्लड है भाई निकाल तो सही। अब बुजुर्ग से आया, उसने फटाक से लगाई, निकाल लिया। क्लियर ना? क्यों? एक्सपीरियंस। तो वही बात बेटा, प्रैक्टिस से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर कैसे भी सिचुएशन आप हैंडल कर ले जाओगे। लेकिन जब प्रैक्टिस ना किया हो तो नहीं होता है। तो अपना कोशिश ये होगी कि आपको हर तरह का सिचुएशन में ले जाएं, हर तरह के क्वेश्चंस दें, ताकि आप कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसको आप हैंडल कर ले जाएं। उनका मकसद क्या है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना कि आप हैंडल कर पाते हैं नहीं कर पाते। दूसरा डिसीजन मेकिंग देखना, कॉन्फिडेंट देखना कि आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, पैट्रियटिज्म आपके अंदर है या नहीं है, एथिकल वैल्यू है, आप प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, और ऑब्जर्वर स्किल आपका क्या है। बेटा इस सारा मेथड तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर दूंगा, कुछ हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपको 100 का एक शीट आपको दे देंगे। आंसर सेक्शन की सब हम लोग बाद में बात करेंगे। बस लास्ट में आपको ये बहुत बोल के खत्म करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है और क्या अवॉइड करना है। पहले अवॉइड क्या करना है? एग्रेसिव आंसर कोई नहीं देना, और ना ही वहां पर आपको आर्गुमेंट्री होना है। आपने कोई बात रखी, उन्होंने अगर उसी बात पे क्वेश्चन आपसे कर लिया, अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां पर स्टार्ट हो गई, तो आप समझ जाना कि आपके आंसर में या तो कुछ लैक आप कर रहे हैं, या फिर आपने उनकी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है। और अगर बार बार उसी क्वेश्चन के आसपास वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तत्काल सॉरी बोलना है सर, बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना। क्लियर? एकदम अग्रेसिव नहीं, सर मैं तो देश के लिए जान दे दूंगा, उनको पता कोई देने वाला नहीं है। हाँ मेरे अंदर पेट्रोल फीलिंग है। अगर वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछने लगे, तो वहां पर कई बार स्टूडेंट अग्रेसिव हो जाते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। नहीं करना है हमें, वहां पे कोई अपना इंटेलिजेंस शो नहीं करना है। क्योंकि ज्यादा आप अग्रेसिव होंगे, आर्गुमेंट होंगे, तो वो समझ जाएंगे कि ये काम नहीं करेगा। इसके ऑफिसर्स को काम कहेंगे। ध्यान रखना, कोई भी फोर्स हो, कोई भी सर्विस हो गवर्नमेंट जॉब में, वहां पर हायरार्की होती है और ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं, इफ एंड बट नहीं होता हायरार्की में। क्लियर? अगर कह दिया आपके बॉस ने काम करना है, तो सर पहले बताओ कि ये काम क्यों करना है। कई बार आपको बताया नहीं जाएगा। मोदी जी ने कहा आज रात 12 बजे से
500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बैंक वाले बोले पहले बताओ क्यों किया ऐसा। नहीं पूछना भाई, मोदी जी के अलावा 2-4 लोगों को पता था, मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था, आरबीआई के गवर्नर तक को नहीं पता था। अब मुझे बताया नहीं, मैं कैसे करूंगा। आरबीआई को बोल दिया काम करो, बात खत्म। क्योंकि कई बार बेटा टॉप डिसीजन होते हैं पब्लिक में या ऑफिसर्स को नीचे नहीं बताया जाता, और आप आर्गुमेंटरी बिहेवियर रखोगे तो आप रिप्लाई फंस जाओगे। क्लियर। दूसरा, इमोशनल रिएक्शन नहीं देना है। सारे जहां से अच्छा दिखाना है, लेकिन मैं पाकिस्तान में बम बांध करके मैं धुरंधर बन जाऊंगा, ये नहीं बनना है। धुरंधर कैसे बना आप जानते हो। वो जेल में था, उसको जेल से निकाल कर लाए, फंसाया उसको, तब उसको धुरंधर बनाया। अंडरस्टूड। तब वो कहे मुझे, हाँ मुझे जीवन में कुछ टारगेट मिल गया, तब जाकर धुरंधर बना है। क्लियर। अंडरस्टूड। नहीं तो कोई बेटा जानबूझ के एजेंट नहीं बनता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। ओवर स्मार्ट रेस्पॉन्स नहीं देना है। मैं बताऊंगा ओवर स्मार्ट में तो काफी एग्जाम्पल मेरे पास में है। कई बार ओवर स्मार्टनेस दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा कि कैसे हो, आया मैं, हाँ कैसे हो सब, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं। अरे भाई ये इनफॉर्मल टॉक्स नहीं और फ्रेंड्स नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपने मतलब उदारता दिखाने पूछ लिया, ठीक है, कंफर्ट है, कूल है, ओके सर, हाँ जी सर, यस सर। वो कितना भी हंसी मजाक करें, कोई बात आपकी उनको अच्छी लगी, हंस पड़े, तुम भी हाँ सर, नहीं। क्लियर। आपको फॉर्मल रहना है। वो तो बेटा पूरा दिन बैठे हैं, पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं, कमर पेन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार जैसे कोई बच्चा आ गया, कोई बात उनको अच्छी लगी, हंस पड़े, चुटकी ले ली, अच्छा शादी हो गई तुम्हारी, गर्लफ्रेंड कितनी है अभी तो नहीं बनी है। नहीं बोलना, स्माइल देके शांत। क्लियर। बिल्कुल भी दांत नहीं दिखने, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। हाँ अब तो मेरे से खुल गए, तो खुल के बात कर सकता हूं, सर नंबर कितने दोगे ये भी बता दो, ठीक है। लाइट, चेहरे पे स्माइल रखनी है, लाइट, ना तो उदासी दिखनी है, एकदम पूरा क्या दिखना है आपको, एंथुसियाज्म से भरा हुआ, लेकिन बहुत एंथुसियाज्म नहीं। हैंड मूवमेंट वो सब बताएंगे, हैंड मूवमेंट कैसे, कुछ नहीं करना है वो बताएंगे हम लोग बात। अगला बेटा लीगल, हाँ इनलीगल एक्शंस नहीं करने हैं, और साथ में आपका हीरो टाइप बातें नहीं करनी है। ना तो आपका लुक, हेयर कैसे होंगे कैसे नहीं, ये सब बातें, आपकी एंट्री, आपका ड्रेसअप क्या होगा, आपको कैसे, लड़की है उसको क्या ड्रेस करना है, लड़कों को क्या, कि शेविंग करना है नहीं करना है, ये सब चीजें। मैं सिंपल बात बोलता हूं, मुझे बियर्ड पसंद है, मैं रखूंगा, लेकिन उस दिन नहीं। उस दिन मैं कोई भी मौका नहीं दूंगा अपने सिलेक्ट न होने का। फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, वो यहां पर एक जैसे रखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो जो भी बोलते हैं, वो रख के इंटरव्यू देने गया, नंबर भी अच्छे मिले। मुझे बोला साहब आप तो मना कर रहे थे। मैं कहा बेटा देख क्या है, तेरा इंटरव्यू अच्छा गया होगा, अगर तेरा एक भी आंसर उनको चुप गया होता तो फिर तेरी ये भी बात वो काउंट करते कि इसको इंटरव्यू देने नहीं आया। आपकी बीएड में उनको कोई इश्यू नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मान लो कुछ भी आपने उल्टा सीधा वहां पर हो गया तो फिर आपकी बीएड भी काउंट होगी। इसको तमीज नहीं आने की इंटरव्यू देने की। आप सूझ के वो फिर सब चीजें ध्यान दे लेते हैं, तो मैं क्यों ऐसी गलती करूं जिससे मेरी स्टार्टिंग इंप्रेशन ही खराब हो। एक देखो सिंपल सी बात है, ऑफिसर कैसा दिखना चाहिए, जैसी छवि है वैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है ना। और मेरा सिंपल सी बात है, आपके विचार कैसे हैं तो बाद में आपके बोलने पता चलेगा ना। पहला विचार क्या, आपको पहला क्या होगा इंप्रेशन। मैं भी क्लास में आया, मैं क्लास में आया और क्लास में मैं लोअर टी शर्ट में आ जाता तो मेरे एंट्री से तुम ये क्या पढ़ाएगा यार, इसको तमीज नहीं है, मतलब कैसे क्लास में आ जाता है। सिंपल सी बात है। क्लियर। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका गेट से स्टार्ट होगा ना, खोलते ही आप प्रॉपर ड्रेसअप में है या नहीं वो काउंट करेंगे। आपके शूज कि मैं वॉक करके आया लेकिन शूज पे पॉलिश नहीं हो रखी है, तो हैंकी रख के जाऊंगा ना जिम में, अरे एक हैंकी खराब हो जाएगा फेंक देंगे वहीं पर, मैं तत्काल साफ करके जाऊंगा। कंगी जेब में रखूंगा, भाई नहीं मिली कोई, छोड़ छोड़ मैं खुद रखता हूं जेब में कंगी, हाँ है दिखाऊं, क्योंकि मेरे बाल कम है मुझे रखनी पड़ती है, तो क्या दिक्कत है, रखूंगा कंगी। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं वॉशरूम जाके मुंह हाथ धो के कंगी करके ठीक से होके जाऊंगा, भाई टाई वाई ठीक करके जाऊंगा। अब बेल्ट का जो वो साइड में जा रहा है, इंटरव्यू देने पहुंच गए, अरे भाई ठीक करो ना, सर मैं चल के आया था। अंडरस्टूड।
तो बेटा वो ड्रेसअप में आपको हर चीज का ध्यान रखना है, हीरोपंती नहीं। लॉजिक, बैलेंस, लॉफुल, प्रैक्टिकल बातें करनी है, डिसिप्लिन बातें करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखनी चाहिए, पेट्रियटिज्म दिखना चाहिए, टीम वर्क दिखना चाहिए। ये सब आपका सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वहां सब दिख जाता है। कॉन्फिडेंस लीजिए। और लास्ट बेटा मैं आपके पास इतना, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। और बेटा आपको सिंपल, कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हो। बातें तो बहुत सारी हैं, आज आपको लेक्चर प्लान में मिल जाएगा। मैंने एक लेक्चर आपकी पर्सनैलिटी पे रखा है, इसमें हम सब बातें करेंगे कि आपका ड्रेसअप क्या होगा, आपको क्या ड्रेस पहनना है, आपका शेविंग होगा, शूज़ कैसा होगा, कैसे बैठने का पोस्चरिंग। एक भी बच्चे का इंटरव्यू वाला पोस्चर अभी नहीं है क्लास में, अभी हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कैसे बैठना है, हैंड मूवमेंट कहाँ पर होंगे, आई कॉन्टैक्ट क्या होंगे, वो सब हम एक क्लास पर्सनैलिटी टेस्ट का। एक क्लास मैंने रखा है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का, खास तौर से नेबर या जो वर्ल्ड में मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, नेबर के साथ हम सारी बात करेंगे। एक क्लास रखा है इंटरनल सिक्योरिटी का, एक क्लास हम रखा है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस का, एक में हम लोग रखेंगे आस्क एनीथिंग। और फिर जो मॉक है आपके वो मॉक भी होंगे, 1-to-1 सेशन भी होंगे। तो मेरी तो मुलाकात इतनी है, आपको कुछ पूछना हो जो आज हमने बात की, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, हर लेक्चर की स्लाइड्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जो भी लेक्चर में हम लोग लेंगे वो आपको सब स्लाइड्स मिलेंगी। कोई क्वेश्चन करना है तो कीजिए, नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे, नहीं अभी राजेश सर आएंगे। कोई क्वेश्चन? तो मैं चलूं? कि आपका तो नॉलेज इतना है कि आप बिल्कुल सही से वर्ड यूज कर रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी आ रही है। बेटा बनी है, पर्सनैलिटी बनाई है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी एज में मैं जितना तुम हो मैं इतना भी नहीं था, ठीक है ना। वो काम आप हम पे छोड़ दो, ठीक है ना, वो हम कराएंगे। वो आप इसको बेटा तनाव निकाल दो, तो हम बताएंगे कैसे करेंगे। मैं पर्सनैलिटी वाली क्लास में आऊँगा तो बताऊंगा कैसे हमको करना है। हम जो हैं, देखो बेटा समय लगता है। आपकी एज कितनी है? 26, मैं 42 का हूँ। तो एज भी तो बेटा एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ में। अब तुम 4 साल के बच्चे को देखो, उससे तुम बहुत अच्छे होंगे, उसको तो खाना भी नहीं आता होगा, है ना। तो ये नहीं सोचो, एज के अकॉर्डिंग भी होता है। लेकिन जितना आपको चाहिए उतना मैं एक लेक्चर में दूंगा। 2 आवर्स का लेक्चर होगा, जिसमें से पर्सनैलिटी बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, और आंसर की टेंशन मत लो। वो मुझे बताना है आपको कितना बोलना है कितना नहीं। शॉर्ट आंसर देने, अपने को एलैबोरेट करना ही नहीं है। वो बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछा, इतना एक लाइन बोल के बंद। ज्यादा एलैबोरेट करोगे तो दिक्कत होगी। वो तो काम हमारा है ना, इसलिए तो हम लोग हैं। हाँ भाई बोलिए। तुम लेट आए हो, मैं ये बात चर्चा कर चुका हूँ कि हमारा जो गैप है वो कैसे, वो हम लोग बात करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे उस पर, ठीक है ना। एक दिन जब हम लोग टेस्ट रखेंगे 1-to-1, आप सब मेरे साथ बैठेंगे एक एक करके, ठीक है ना। हर चीज़ में आपके काम करेंगे। आपके जो सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन का, उसके क्वेश्चन से भी मैं काम करूंगा आपके साथ में, ये क्या क्या क्वेश्चन से पुट हो सकते हैं। जो आपका डेफ है उस पर हम लोग काम करेंगे, हम भी बताएंगे, आपको भी काम देंगे। जैसे आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है, तो मैं कहूँगा आपको 25 क्वेश्चन आपको बना के लाने हैं, फिर मैं उसमें एड ऑन करूंगा क्वेश्चन, वो हमारा काम, उसका आप छोड़ दो, ठीक है। मैं खुद 12th तक साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स लिया। जब यूपीएससी की तैयारी किया तो पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी मैंने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये कोई इशू नहीं है, वो सब हैंडल होगा। जो बेटा हर चीज जो प्रैक्टिकल है, जो नेचुरल है, जो है वो बताना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से बताना है, ऑनेस्टी तरीके से आंसर रखना है। इस उसमें इतनी, अब मैं जहां पढ़ा, मेरे छोटे भाई मेरे साथ पढ़ता था, उसने साइंस ली, मैंने साइंस क्यों ली? क्योंकि एक सोसाइटी में है, साइंस वाला बच्चा होशियार है, कॉमर्स, और जिसने आर्ट्स ले ली वो तो गधा है। तो मैं इस इंप्रेशन में क्या लिया हूं? साइंस लिया हूं। दैट्स द रियलिटी। मोस्टली ऐसे करते हैं। मेरी एज में तो, मेरे जब मैं उसमें था यही। मैंने फिर जब बीकॉम में ग्रेजुएशन ली तो मैं टॉप कर गया कॉलेज। फिर दिमाग में आया कि मैं 12th में कॉमर्स लिया तो मैं तो और अच्छा कर गया होता। फिर जब मैं यूपीएससी तैयारी में लगा तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में भाया कि फिर मैं पीएचडी कर ली पॉलिटिकल साइंस में। फिर मुझे लगा कॉमर्स भी मैं गलत था, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोडक्ट हूं। तो वो तो मेरे पे उत्तर है इसका, आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना, वो हम बताएंगे। चलिए अभी मेरी मुलाकात इतनी, हम लोग कल फिर मिलेंगे। अभी राजेश सर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। थैंक यू। So, welcome you all on the learning platform of Sri Raj IAS. I, Rajesh Pansaria, Managing Director and Founder of Sri Raj IAS. Welcome you all. तो कैसा रहा सर के साथ एक्सपीरियंस? It was good.
Very good. So, interview, personality test, 2 words. Look, important thing is that the whole interview is based on only one thing, and that is called suitability to the job. They are neither interested in you or any other. They're interested in only one thing. Are you able enough to fulfill the responsibility of this particular job at particular level or not? And that is called aptitude. So the whole interview is based on your aptitude, right? Your ability to bear the responsibility. Now, if you want to bear the responsibility, what qualities you require, that will be the motive and theme of the interview. Clear? Because like without like. So it is all about your quality. It is all about your responsibility bearing aptitude. Right? So what's your job? What's your job? Security assistant. And what's the nature of job? The field work. And what generally you do as a security assistant in field? Collecting information and assistant your senior authority and legal verifications and give support to that. You are the part of that one, right? All this. And what qualities require to fulfill these responsibilities? Mental alertness and awareness, पहली चीज. Second, communication skills, right? Third, situational response. Fourth, बताओ, teamwork. Fifth, confidentiality, तुम्हारी जॉब की सबसे बड़ी चीज है, राइट? उसके बाद यस, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी तुम्हारी, लॉयल्टी टू द डिपार्टमेंट, अ बिट ऑफ पैट्रियोटिज्म जिसको बोलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट, राइट? एंड डिसीजन मेकिंग, मीन्स योर एबिलिटी टू चूज what to do in this particular situation, right? Teamwork, dutifulness, commitment, sincerity, discipline. अब बस ये तुम्हारे क्वेश्चंस है, right? Now these are the motives behind the question. Now when any interviewer asks any sort of question, you need to go with the motive, कि वो वास्तव में पूछना क्या चाहता है, क्योंकि यही मिसमैच करता है. You share your personal information, personal experience, not the experience of an assistant. Now, at the time of interview, who you are, that matters a lot. अगर आप अपनी personality carry कर रहे हैं, problem है, because they are not interested in your personality, right? They are interested in the personality of an assistant. तो इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के सामने कौन बैठा हुआ है? बस यही चीज को तुम्हें करना है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी. अब वहां जाके जैसे आपको कहते हैं कि यू हैव ए बॉडी पोस्चर, बॉडी गेस्चर, टॉकिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर थॉट प्रोसेस, योर आई कांटेक्ट, राइट? ये सब चीजें क्यों? एंड दिस इज नॉट द कॉमन फॉर ईच एंड एवरी इंटरव्यू बोर्ड. आई एम टेलिंग यू, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब. आप एसएसबी के इंटरव्यू में जाइए, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी काम नहीं आएगी. They don't want an adaptive person. They want a rigid personality. Yes, sir. The commanding thing. यही यूपीएससी में लेके जाइए, तुमको उड़ा देंगे. They want flexibility. In your job, they want flexibility. So, personality का टेस्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे. तो सबसे पहले तो आपको अपनी नेचर ऑफ जॉब आपके माइंड में हमेशा घूमती रहनी चाहिए कि what sort of qualities they require. It depends के वो नेचर ऑफ जॉब क्या है, वैसे ही आंसर्स आपको बिल्ड करना है. अब वो सारे सिचुएशन रिस्पॉन्स पे उनके पीछे एक ही चीज है, क्या तुम जॉब के लिए फिट हो या नहीं. ये एंड इंटरव्यू इज इंटरव्यू.
not intra-view. The view which is mutually accepted by those people, not what you think. Intra नहीं है, inter है. And what is personality? What is personality? देखो, इतना पर्सनैलिटी टेस्ट देने आए हैं और उन्होंने जाके पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. तुमने अपनी बत्ती बनवानी है इंटरव्यू के अंदर. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर बोथ आर सेम थिंग. सेट ऑफ बिहेवियर. व्हाट इज पर्सनैलिटी? पुत्र जी. Behavior. Overall nature of a person, in and out, Just define nature. psychologically and physically. फिर शुरू हो गया. बैकग्राउंड किसका है? मैं समझा. ये सेट ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी, ये सब वहीं से आ रहा है. मैं अभी भी बोला बैकग्राउंड नहीं. योर बैकग्राउंड इज नॉट गोइंग टू डिसाइड. उनको बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीए not interested at all. As per UPSC concern, the people are not interested. Interested in only one thing. What is personality? मैंने अभी तुमको बोला, you need to change your personality accordingly, right? Characters cannot be changed. होता है? नहीं. Look, personality is not a single word. It is composed of 3 different words. Person, personal, ability, personality. Person, the first that mean it comes from person means the one who is self-aware. How we can say this? We all are the part of animal world. Though we were a flora and fauna, we are the fauna one. Yet we are different to the rest of animal. Why? Awareness. Choose. Our ability to choose. आप व्रत रख सकते हो, आप भूखा रह सकते हो, आप गुस्से में भी शांत रह सकते हो, आप अपना रास्ता चुन सकते हो, सब कुछ होते हुए भी वैराग्य ले सकते हो. पशु ले सकता है? That ability to make decision to choose requires self-awareness, and that makes us different from rest of the world of animals. So the person means the one who is self-aware. Second is the personal. Personal means your inner core, which is composed by your education, learning, right? Your enculturation, your thought sharing, your thinking, mentality, approach, attitude, that makes your inner one. And third is ability to express. So personality means your ability to express your personal with self-awareness. And this is the theme of interview. वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे पर्सनल. You need to be able enough to express, but with self-awareness. कि किसके लिए पूछा जा रहा है, उसके पीछे मोटो क्या है, राइट? जैसे उनसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करो. इंट्रो से पहले मिनट में बाहर आना है. इंट्रोड्यूस कहती है, आप शांत कैसे होगे? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जो तुम कहते बोलो. Masters in psychology, and I have interest in with music. That's you. My name is Felicia. Currently, I'm staying in Delhi with my parents. I have completed most of my schooling in Delhi itself, but I completed my graduation in Odisha, as Bhubaneswar, Odisha is my native place also. And in leisure hours, I like to play badminton with my friends. कोई और महानुभाव जिनके श्रीमुख से मैं कुछ अच्छे से उद्बोधन सुन सकूं? लुक, डू यू थिंक अब इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुमको सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले चूज करे? क्या तुमने कोई ऐसी चीज बताई इसमें से जो इस प्लेटफॉर्म पे तुमको बतानी थी? क्या तुम
एक बिलोंगिंगनेस, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक जगह ही हो और एक नेम ही हो, या तुम्हारी अपनी भी कोई क्वालिटीज है, तो इंट्रोडक्शन में बाहर क्यों नहीं आ रही है? When you introduce yourself, you introduce externally. I am this, I belong to this place, this is my academic qualification. But who you are as a person, you are dedicated, honest, right? Dutiful, right? ये कौन बताएगा सिंसियर, कमिटेड? क्योंकि जॉब को तो ये चाहिए, बाकी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो तो तुमने एग्जाम में बैठ के पूरा कर लिया, सिलेक्शन के लिए थोड़ी है. So when you introduce yourself, introduce externally as well as internally. क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे उस कमिटमेंट पे आएगा, वरना क्वेश्चन किस पे आएगा? किस पे आया? तुम्हारी ग्रेजुएशन पे, तुम्हारी केमिस्ट्री पे, तुम्हारे जगह पे और तुम्हारे नाम पे, और वो तुम्हें घुमा के रख देंगे. क्योंकि अब वो नहीं आ रहा जो है, वो आ रहा जो तुम छोड़ चुके. कितनी केमिस्ट्री आती है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल कितनी आती है बच्चे? बहुत बढ़िया. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस का इंटरव्यू था एंड आई कंप्लीटेड मास्टर्स इन केमिस्ट्री. ओके, सो माय पैनल chairman was Miss Arundhati Ghosh. She was the former IFS, very elegant lady. So I just entered the room. She called me to sit. I just sat down. Okay, Mr. Rajesh, you completed your master in chemistry. I said, yes, ma'am. I got 88% marks in chemistry in graduate PG and 93% in graduation. I was very confident about my chemistry. Which is your favorite topic? I told spectroscopy. I was damn good at that. Okay, just tell me about the latest advancement in spectrophotometers. And I was blank. क्योंकि वो मेरी बुक में था ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं. अब गवर्नमेंट कॉलेज में कौन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाता है प्रभु? करोड़ों का खेल है, लाखों की हमारी कॉलेज है. उसने कहा सीधा उसका क्वेश्चन, यू सेड दैट दिस इज योर फेवरेट टॉपिक एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लेटेस्ट एडवांसमेंट. हाउ इट कुड बी? आई गॉट 93 मार्क्स आउट ऑफ 300. And at the time I topped India in history and anthropology, both subjects, 412 out of 600, 388 out of 600. But फाइनल नहीं हुआ क्योंकि बैक में चले गए. और वो 2 साल का, 1.5 साल का गैप आ गया. यही मैं तुमको बोलता हूं, क्वेश्चन लेके कहां जाना है? वहां जो तुम्हें आता है कि वहां जो वो तुमको लेके जाए. सो गो विद दिस थिंग व्हाट यू कुड कैरी. वो क्वालिटीज बताओ जहां वो तुम्हारा कुछ ना कर सके. से आई एम सिंसियर, आई एम हार्ड वर्क, आई एम डिसिप्लिन, आई एम कमिटेड. अब पूछ ले, पूछ, मैं बताऊंगा. और अपनी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट निकाल के लाओ जिसमें वो तुमसे पूछेंगे, जस्ट गिव अस एन लाइफ एग्जांपल वेयर यू कुड प्रूव दैट यू आर सिंसियर, यू आर ऑनेस्ट. भाई सिचुएशन बाहर क्यों बनाए? तुम्हारी खुद की लाइफ सिचुएशन पूछ ले, मना है क्या? तुमने कहा मैं कमिटेड. ओके, जस्ट बी एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ योर लाइफ वेयर यू थिंक यू आर कमिटेड टू योर जॉब, योर ड्यूटीफुलनेस. बताओ. इंटरव्यू की 2 बड़ी चीजें हैं, क्वेश्चन अबाउट यू, क्वेश्चन अबाउट सराउंडिंग्स. अबाउट यू में यू नीड टू बी 100% करेक्ट. इज इट अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अबाउट योर नेम, अबाउट योर प्लेस, अबाउट योर क्वालिटी, अबाउट योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज. इसमें तुम्हारा एक भी गलत नहीं. एंड नेचर ऑफ जॉब. एक्सटर्नली इफ इट इज अबाउट करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें क्या गलत होते हैं तो ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे, तुम्हारा नेगेटिव नहीं जाओगे तुम. बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट रोबोट, यू आर नॉट ह्यूमनॉइड्स, यू आर नॉट रोबोट्स. दैट नो दिस थिंग वेरी वेल कि आप ह्यूमन है, एरर होता है, गलतियां होती है, बट अपने बारे में नहीं. यू आर बीइंग समथिंग, बैचलर्स, मास्टर्स है ना, केमिस्ट्री है. व्हाट इज केमिस्ट्री? तेरे क्या भाई? साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर. माइंड का तो फिर मेडिकल वाले तुमको रोक लेंगे. साइकोलॉजिकली ब्रेन को माइंड से अलग करके डिस्टॉर्टेड नॉर्मल बिहेवियर करोगे. आपका क्या डियर? व्हाट्स योर BSc Electronics? वेरी गुड. एंड यू? साइंस. व्हाट इज साइंस?
क्या है क्वालिफिकेशन आपका? आपका भाई व्हाट टेक्निकल क्वालिफिकेशन यू हैव? भगवान करे कंप्यूटर ना पूछे। क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, वी मेक इट डिफिकल्ट. Questions are not complicated, we make it complicated because we never think about simpler things. Because हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए उनको ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल चाहिए. आप गेट में घुसे, कौन सा डायरेक्शन था? ऊपर कौन सा कलर है? ये आंखें गई ऊपर. कितनी लाइट्स है इसमें? तुम्हारी जॉब मालूम है ना क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो. तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल होता है तुम्हें पता है? तुम्हें कमरे में घुसते इसका लेंथ, डेप्थ, ब्रेथ सब पता हो जाना चाहिए था. कहां बैठना है, कौन सी सीट पर हूं, कौन सी जगह पर हूं. इंटरव्यू का यही प्रॉब्लम है कि उनको तुम्हारे पास्ट में नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तुम कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ जाओ तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो सिर्फ वो सिचुएशन सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे. एक बिटिया का भी हुआ ACIO का, तुम्हारा IB का, झारखंड से थी बिटिया. तो उसको पहला क्वेश्चन पूछा था झारखंड से हो, अगले 18 क्वेश्चन ट्राइबल, ओनली ट्राइबल, नथिंग एल्स. जस्ट बिकॉज यू आर रिजाइडिंग समथिंग, और वो स्पेसिफिक है किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए. झारखंड का एरिया पूरा बिहार ट्राइबल, बिहार झारखंड से अलग क्यों हुआ? फॉर द सेक ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, कि उनका ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा. तो पूरा के पूरा 18 मिनट्स आउट ऑफ 20 मिनट्स पूरा अकेला ले गया ट्राइबल. 2 मिनट में उनका इंट्रोडक्शन पूछा और बात खत्म. राइट. और वैसे भी एक दूसरे झारखंड वाले का सेंटर था रांची, उससे एक भी क्वेश्चन ट्राइबल का नहीं पूछा. उस बिटिया का था दिल्ली, उससे 18 मिनट्स ट्राइबल पे, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए झारखंड नया है तो वो ट्राइबल पूछेगा, और जो रांची में बैठा है उसके लिए तो रोज का बात है. तो इट्स नॉट कि क्वेश्चन वो तुमसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछेगा. क्वेश्चन तुम्हारी क्वालिटी और मोटिव पे पूछेगा. तो क्वालिटी और मोटिव का ध्यान रखेंगे. व्हेनेवर दे आर गोइंग टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज मोटिव बिहाइंड दैट. दूसरी प्रॉब्लम जो बड़ी जो इंटरव्यू में हमारे पास में आती है, अ कनेक्शन ऑफ माउथ एंड माइंड. बेटे ठंडे हो रहे हो लग रहा है, बोलना सीखो. ठंड का प्रॉब्लम नहीं, यही प्रॉब्लम आई. तुम रहोगे तो दुनिया है, तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया है, तो रह लो, ज्यादा बेहतर होगा. शरीर तुम्हारा एकदम ठंडा हो गया. तो प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट वी ओपन माउथ देन वी ओपन माइंड, और वहां उल्टा चाहिए होता है. बिकॉज जैसे ही क्वेश्चन आता है हम आंसर पे टूट पड़ते हैं, एंड जस्ट आफ्टर 1 मिनट हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है और वो वर्ड्स में गैप आना शुरू हो जाता है. तुम्हारी आंखें ऊपर या नीचे चली जाती है डायरेक्ट. क्यों? क्योंकि माइंड सोच रहा है, और जब माइंड सोचता तो या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है. इधर यू थिंक बाय योर बॉडी और यू थिंक बाय योर ब्रेन. व्हेन यू थिंक बाय ब्रेन तो आंखें ऊपर जाएगी, व्हेन यू थिंक बाय योर बॉडी आंखें नीचे जाएगी, एंड दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम. इसलिए whenever you give answer just in 2 lines, maximum 2 to 3, ज्यादा आंसर दो ही मत. मेरी बात को अभी तुम ध्यान रखना. We people make over explanations. जैसे मैंने पूछा give your introduction, इन्होंने 7 लाइनें कर दी. आधा यहां किया वहां ओडिशा के, मैं तुम्हारा ओडिशा पकड़ के बैठ जाता. अगर आता है तो आई बिलीव इन कम्युनिज्म, उन्होंने टांग नीचे रख दी, आजा बैठ, तेरा कम्युनिज्म हम पूरा करते हैं. अब किसने हाथ में दिया उनके कम्युनिज्म? तुमने. और तुम्हें कितना कम्युनिज्म आता है? तुम्हें पता ही है ओरिजिन कहां से हुआ, थॉट कहां से निकला है, कितने लोग हैं, हमें पता नहीं. तो व्हाई टू रिसाइट दोज वर्ड्स वेयर वी आर नॉट अवेयर? ये सारा खेल वर्ड्स का है. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट वर्ड्स, व्हाट यू से. वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो तुम्हारे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएंगे. तो उनको वहां पे घसीटो जहां पे तुम बेहतर हो. म्यूजिक तुम्हारा हॉबी है ना? देखो, आपने बोला म्यूजिक, उन्होंने हाथ तो पर किया. अच्छा, कितनी राग होती है? क्लासिकल. म्यूजिक किसने बोला वर्ड? तुमने.
म्यूजिक कितना बड़ा है तुम्हें पता है? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रागाज होते हैं, राइट, बीट्स होते हैं, और इट्स नॉट वन टाइप ऑफ म्यूजिक। कितने टाइप ऑफ म्यूजिक है? अब पिटारा किसने खोल के दिया उनको, लो भाई साहब मेरे इंट्रो के सत्यानाश करो। आपको लिसनिंग सॉन्ग में भी कौन से सॉन्ग्स जो तुम्हें आते हैं? बी स्पेसिफाइड अबाउट योर थिंग्स। जो बोलना कहना सोच के बोलना कि मुझे आता हो, ऐसा इंटरेस्ट बोलो। एक बच्चा है, सर मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैंने कहा अच्छा आजा। अच्छा, स्टंप के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? अब खड़ा गुल्ली नाप रहा है ऐसे करके, होता है ना ऐसे करके, 8 इंच तो होती होगी। क्या ये वास्तव में क्रिकेट खेल रहा है तुम? अच्छा, बॉल का कितना है? अब वो कुछ भी पूछ सकता है, काका पूरा पूछ सकता है, पिंक, क्योंकि तुमने उसके हाथ में पकड़ा दिया। आप वो बोलो इंटरेस्ट जो वास्तव में आप डिफाइन। मैंने कहा कबड्डी बोल दे, खो खो बोल दे, मैं खो खो खेलता हूं, पूछ ले, इतना सा गेम है, इतने से नियम लेके खड़ा हो जा। वो तुम्हें कहेंगे तू खो खो क्यों खेलता है, क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? यू नीड टू स्पेसिफाई थिंग्स इन इंटरव्यू। वो बताओ ही मत जो नहीं आता है। आपसे पूछेंगे कि आप सिंपल पूछता है, वाई वी आर हियर टू हायर यू। हम तुम्हें क्यों हायर करें, बताओ। वो थोड़ी कि ना करके दिखाओ, सर आपको बाहर भी निकलना है। वो कल को आजमगढ़ का बंदा बैठा था, तो मैंने कहा आप कहां से? आजमगढ़ से। मैंने कहा अगर आपसे पूछे कि आपके वहां की स्पेशलिटी कौन सी है, ऐसा थोड़ी का कट्टा निकाल के रख दोगे, सर ये फटता नहीं है। बिल्कुल ताजा है। आप अगर उनसे आपसे पूछा कि व्हाई वी हायर यू, तो क्या बोलोगे उनको? आप इतना लंबा पॉज नहीं ले सकते। मैक्सिमम आप कह सकते हो ओके, इन माई ओपिनियन। ये जो 3-4 वर्ड है ना, जहां पर आपके माइंड को सोचने का मौका देते हो, आप वर्ड को गैप नहीं दे सकते। सिंपल बात मैंने तुमको पहली बार कही थी, सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब। यू रिक्वायर द क्वालिटी विच कुड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, यही तुमको बोलना है। I think I possess all those qualities we require to fulfill the responsibility of the job. Along with this, I am a dutiful person, right? And my great interest in internal security, right? And that makes me more committed to the job. So you can hire me. अब वो पूछे if not, if you're not selected, then that is also okay. We will try next time. अब तुम गए फ्यूचर में, उन्होंने बात पूछी तुमसे, अभी तुम कहां पहुंच गए? वी विल ट्राई। तुम वहां पहुंचे कैसे? क्या तुम विल करके यहां पहुंचे हो और बाय द कंटिन्यूस एफर्ट? कंटिन्यूस एफर्ट। सो चरेवेती। इफ आई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, आई विल कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन ट्राइंग, नेक्स्ट टाइम विल बी बेटर। तुम ये क्यों कह रहे हो कि यही है या ये नहीं तो दोबारा ट्राई करूंगी? नहीं, चल रहा है, बीच में आया है। क्या आपका गैप रहा है एकेडमिक में और इसके बीच में? किस किस का गैप रहा है? 1, 2, 3, 4, कितना गैप रहा है? और गैप को फुलफिल कैसे करोगे? इफ दे आस्क यू कि डिड यू एवर प्रिपेयर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अदर एग्जामिनेशन, कौन सा? अपने एसएससी, कैट, तो ये तो डिग्रेडेशन हो गया तुम्हारा। तो इट मीन्स यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर जॉब ओनली, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिशन एंड गोल। कैसे जस्टिफाई करोगे? क्या की थी? वो सुधारने नहीं बैठे, वो सरकार है, खुद 50 का काफिला लेके जाएंगे, तुमको बोलोगे पेट्रोल कम करे, ठीक है, खुद का भत्ता नहीं देंगे, आपको कहेंगे सोना खरीदना बंद कर दो। वो सरकार है, बताइए क्या करोगे? पहले तो डेस्टिनेशन बताने छोड़ दो, लाइफ में ध्यान रखना। आप एसएससी कर रहे हो गए एसएससी, तो बता क्यों रहे हो? बता क्यों रहे हो? आपके मन में बचपन में 100 सपने होंगे ना, क्या सबको कहते फिरते हो कि जी मेरे इतने सपने थे, इतने में फेल हो गए? प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी काउंटिंग फेल्योर से कर रहे हो या कंटिन्यूस एफर्ट से कर रहे हो।
आपने एसएससी दिया था, नहीं बना, एसएससी को साइड में रख दो। क्यों ही बताना है, क्यों ही बताना मैं तैयारी कर रहा था? इतनी ऑनेस्टी कहां काम आएगी? You need to tell them that I was making the basic preparation of the examinations, right? And as far as my thinking, this was nearer to me because what quality I have, this was actually matching to this job, so why I am here. If not, I will keep on moving. ये क्यों जी एसएससी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी बड़ा असिस्टेंट सिक्योरिटी दे रहा है, वो साइड में बैठाएंगे तरह तू, अब अगली बार पक्का तू 4th ग्रेड देगा। किसने अपना साइड खराब किया? हमने। दिस इज कॉल्ड द कैलकुलेटिव आंसर। यू नीड कैलकुलेशन हियर कि बैकफायर होके कौन सा क्वेश्चन मेरे पे आ जाएगा, और हम आर्ग्यू करने की बजाय चुप हो जाएंगे या आर्ग्यू करेंगे। यू विल ट्राई टू डिफेंड यू, क्योंकि हमने यही किया है। हमारी पर्सनैलिटी का वो असिस्टेंट वाला पार्ट तो गया पीछे, हम आगे। Now this is the problem with we people, because हम फिर अपने को डिफेंड करने लग जाते हैं। सर ये था, दिस वाज था, यहाँ आगे यार ये कंडीशंस थी, एंड इफ दिस, अब उन्होंने पूछ लिया कि इफ नीड ड्रॉप, बिकॉज ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। छोटी जॉब की प्रॉब्लम क्या होती है? ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होती है, तो उनको क्या लगता है कि तुम्हें हम जॉब क्यों दे, कल को बड़ी जॉब आएगी तुम छोड़ के भाग जाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट योर ड्रीम, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट योर कमिटमेंट। आप चीज को समझो, उनका मोटिव कहां है। वो चाहते हैं कमिटेड पर्सन टू द जॉब, जिनके अंदर ये हो कि हाँ ये जॉब मेरे लिए बना हुआ है, ना कि मैं पहले एसएससी कर रहा था, यूपीएससी कर रहा था, फिर फॉर्म भर दिया और हो गया। नहीं, इट्स नॉट, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट व्हाट दे वांट। यहां बिल्कुल सिंपल बात है कि आपको बस उतना ही बताना है जितना सिक्योरिटी असिस्टेंट को बताना होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट योर पर्सनैलिटी, वो तुमको खोद रहे हैं। पटक की तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर लाना ही नहीं है। मैं हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं ये असिस्टेंट हूं, सिक्योरिटी असिस्टेंट हूं। आप पलट के देख लो, उलट के देख लो, आई एम जस्ट द ओनली पर्सन। मेरा बैग था ही नहीं, बस तैयारी कर रहा हूं। हो गया, तैयारी टाइम लगा, हो गया। बट उसके सामने और पर्सनैलिटी लेके मन नहीं आओ कि मैं एसएससी भी था, मैं ये भी था, उनको नहीं मतलब, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज दैट्स नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन, इज इट? कि इस एग्जाम में कहीं लिखा हुआ है कि आपको ये सब करके मेरे पास आना है? नहीं आना तो नहीं बताना है। What not to do, what not to tell is very important here. अब वो पूछेंगे व्हाट्स योर वीकनेस, बताओ। समटाइम्स ओवरथिंक, ओवर शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल, में समटाइम यू बियॉन्ड द कंट्रोल। सब ओवर थिंकिंग करते हैं, कौन नहीं करता है? कोई ऐसा पर्सन बता दो जिसको थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में कोई सीमा पता हो? है कोई बाउंड्री वाला? कहां से है? नॉर्मल थिंग है। जब आपके साथ वो नहीं होता जो होना चाहता तो सब ओवर थिंक करते हैं। 70% गाने ओवर थिंकिंग बने हैं, नहीं बने तो बता दो, ए काश की ऐसा हो जाए। सब ओवर थिंक है। आप मानो ओवर थिंकिंग इज ए जनरल फिनोमेना, इट्स नॉट ए वीकनेस। अब वो वीकनेस बताओ जो आप हैंडल कर सको। और जो तुम्हारी जॉब में ऑब्स्टेकल ना बने। मेरी बात ध्यान रखना, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। कोई कहता है आई एम इश्यू विद माय टेम्पर, तो दिक्कत है तुम्हारी जॉब में, 2 मिनट में कपड़ों से बाहर आ जाओगे। कुछ ऐसी जो आपको लगे कि नहीं आई कैन कंट्रोल बट इट्स नॉट बियॉन्ड माई कंट्रोल। वीकनेस है, आई एम अ बिट फूडी, है ना? वीकनेस है बट इट कैन बी कंट्रोल। और आपको देख के लगना चाहिए फूडी हो। कह दिया फूडी और कहने भाई साहब आपको वास्तव में खाने की जरूरत है, आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाइए। आप फूडी नहीं है, इसको कमी बोलते हैं बेटा, फूडी नहीं बोलते हैं, डेफिशिएंसी है। नहीं, डेफिशिएंसी है बेटा, फूडी नहीं है आप। तो आप ऐसी चीज बोलो जो अच्छी भी लगे एंड यू कैन कंट्रोल अ बिट योर वीकनेस। इफ वीकनेस इज, आपने बोल दिया कि नो मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होता या मैं ओवर में हूं, नहीं होगा, ये वीकनेस नहीं है। स्ट्रेंथ क्या है?
अगले 4 क्वेश्चन तैयार है तुम्हारी कामनेस चेक करने को। Physical fitness. ठीक है, कह सकते हैं। मेंटल की बात नहीं करोगे? मेंटल टफनेस की बात नहीं करोगे? क्या जॉब के लिए क्या चाहिए? आप अडेप्टेबल हैं? मैं तो सिंपल पूछा, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो सिंपल ही पूछ रहा हूं, क्या अडेप्टिव है? सो वाई वी आर ह्यूमन। ह्यूमन का सबसे पहला नेचर क्या है? अडेप्टेबिलिटी। मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में जाके क्या नहीं बोलना है वो पहले ध्यान रखना। इंटरव्यू वहीं खराब होता है जब आप वो बोल जाते हो। बोलने को तो हर कोई बोल सकता है, एनीबडी कैन, बट वर्ड्स इट शुड बी केयरफुली रिसाइटेड, केयरफुली, वेरी केयरफुली, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स ही नए क्वेश्चंस बनाएंगे। तभी तो मैं बोला 2 लाइन्स, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज दिस। अब अगला पूछ, क्योंकि क्या पूछा है, व्हाट, हाउ आई पूछा नहीं। सो थिंक ओवर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका मोटिव क्या है। स्ट्रेंथ बताया, जैसे आपने मुझे स्ट्रेंथ क्या है, आई एम मेंटली टफनेस। आप मुझे किसी चीज ना दो, मैं नहीं होता। और ये तुम्हारी सबसे पहली जरूरत है, अलर्टनेस, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, कमिटमेंट। आई एम वेरी कमिटेड। ये जो वेरी कमिटेड वर्ड है ना, ये तुम्हारी जॉब की पहली प्रायोरिटी है, जो बताता है ये बंदा अगर एक बार जॉब में आएगा तो छोड़ेगा नहीं। तो 3 क्वेश्चन का आपने एक साथ आंसर दे दिया। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको पहले अपने आप को समझानी है कि जॉब इज नॉट, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, इंटरव्यू इज अबाउट द जॉब। सो आई नीड टू चेंज माई पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द जॉब। वर्ड्स what I should recite from my mouth, and that will make questions. तो पहले अपने दिमाग में अपने क्वेश्चन बनाओ। आप जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं यही करते हैं कि आपका अपने बारे में क्वेश्चंस नहीं है। So if you don't have questions, you don't have answers. If you ask yourself, introduce myself, तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करके देखो और फिर देखो अगर मैं खुद अपना इंटरव्यूअर होता तो इसमें से कहां प्रॉब्लम करता। Because we don't have good questions here, we will never get the good answers too. और फिर हमारे आंसर बहुत कॉमन आंसर्स होते हैं, फिर कॉमन मार्क्स मिलते हैं। मेक इट अनकॉमन, यू नीड अनकॉमन आंसर्स, और उसके लिए सोचना पड़ेगा, एंड क्वालिटी बेस्ड। आपके आंसर में आपकी क्वालिटी दिखनी चाहिए। सिचुएशन रिस्पॉन्ड में क्या होता है, ये होता है आजकल नया चीज आ गया, 2 लोग बात कर रहे हैं, इससे आपका इंटरव्यू चल रहा है, इधर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अभी एक आईएएस का सिलेक्शन हुआ था तो उनकी अभी मैरिज हुई है, आई वेंट टू दैट मैरिज। तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी फैमिली है तो थोड़ा घूंघट मांगते हैं यार। तो वो कि हाँ यार, तो परिवार है, एडेप्टेबिलिटी तो आसान है, तो बड़े बूढ़े हैं तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तुम तक आए, ठीक है ना। अब तुम्हें ये तय करना है कि उसमें बोलना क्या है। सही है, सही है। कितनी देर बाद बोले हो? उस फ्लो में जब बड़े बोल रहे हो ना, आदमी की गर्दन कभी भी ऐसे से नहीं होती। वो उस समय वो तुम्हें देख रहे होते हैं कि तुम्हारा लाइन ऑफ थॉट क्या है। डू यू थिंक दैट यू आर एट सम प्लेस यू कैन मेक गुड डिसीजंस? कि नहीं मतलब नो मीन्स सर कोई भी हो, मुझे करना ही नहीं है। इफ इट इज सोशल इविल, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इट। चाहे हो चाहे नहीं हो, इज्जत सम्मान आप किसी चीज से, एक आदमी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे के एक्सपेक्टेशन के लिए अपने आप को डिग्रेड करे। बेहतर है कि बुर्का आप रख ले। प्रॉब्लम किसको, महिला को कि बड़े बूढ़ों को? किसको? तो पर्दा किसके लिए होना चाहिए? राइट। जो चीज खराब हो हम उस पर कपड़ा रखते हैं या खुद पर? फ्रिज में रखते हैं ना ठंडी रखने के लिए, है ना। तो जो खराब होती है उस पर रखी ना। किरण बेदी मैम से एक बार एक ने पूछा था कि भाई लड़कियों के लिए रात को बड़ी घटनाएं होती है तो आपके लिए क्या कदम उठाएंगे? वो कि एक ही तरीका है, रात को 9 बजे लड़कों का निकलना बंद करवा दो। इज इट नॉट ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? सो इस तरह के क्वेश्चंस पर तुमसे आसान डॉरी के बारे में पूछेंगे, वो आपसे सीधा नहीं पूछेंगे, एसआरटी इस फॉर्म में आती है। नाउ दे आर डिस्कसिंग समथिंग, अचानक आपकी तरफ आए। और हमारी आदत क्या होती है कि हम अचानक से, क्योंकि दीज आर द सोशल एक्सेप्टेड थिंग्स, राइट, सोशली एक्सेप्टेड।
करप्शन इज सोशली एक्सेप्टेड है कि नहीं है बताओ? नहीं है क्या? हमारे गांव में पटवारी जी की कितनी इज्जत है, सरपंच साहब की 2 साल में फॉर्च्यूनर आ जाती है, कहां से आती है हमको भी पता है। पटवारी जी के 25 खेत कहां से है सब जानते हैं, तनख्वाह 14,500 रुपए, बाद में 26,000 रुपए, और घर में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है 25-30 है, और उनकी हर कोई बेटी देने को तैयार है, बेटा देने को बेटे देने को तैयार है, बेटी लेने को तैयार है कि नहीं है? तो ये सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? सो वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड वेयर दीज ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तो सिचुएशन सोसाइटी में से लेके आएंगे और तुमको देखेंगे तुम कितना मानते हो कि भाई मैंने दहेज लेने से मना कर दिया पर ससुर जी ने गिफ्ट कर दिया गाड़ी, मैंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी बेटी के लिए दे रहे हैं। अब तुमसे पूछा गिफ्ट तो चलता है ना, अब जब ऊपर वो डिफेंडर लिखा हो तो सबकी आंखें चमक जाती है, कहता नहीं नहीं गिफ्ट तो बड़े बुजुर्ग के पिता है, मेरे पापा मुझे देते तब भी मैं ले लेता, वो भी तो पापा ही है। दिस इज द थिंग, ये होता है सिचुएशन रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कोई अलग से और नहीं करेंगे, वो तुमको ऐसी सोशल बातें पूछेंगे, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? राइट? कॉन्फिडेंसलिटी यहीं आएगी तुम्हारी कि भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको कोई सेंसिटिव चीज पता लगी, अगर आपके दोस्त को पता लग जाए तो उसका कुछ फायदा हो जाए, बेचारा घर में बहुत गरीब है, 4 बेटियां हैं, तो चार बहनें हैं, एक छोटी बेटी है, परिवार बहुत कीमत, अगर आप उसको बता दो ऐसा तो उसका कुछ भला हो जाए, इसमें बुरा भी नहीं है, तो शेयर करना चाहिए। अब ये जो नो है ना, इसको पकड़ के रखिएगा, बिकॉज योर जॉब इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब, सो योर आंसर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल based on justice, social, political, economical. And if something is unconstitutional, you need to stick with them. नहीं तो नहीं। अथॉरिटी ने मांगी तुमसे इंफॉर्मेशन, तुमने मना कर दिया, अगर वो उसके लायक नहीं, आप नहीं दोगे तो नहीं ही दोगे। पीएम साहब भी हो, सीएम साहब हो, डीएम हो, डजंट मैटर फॉर दैट। इट्स ए प्रोसीजर कि आपको कैसे देनी है। यू कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी विच इज ऑलरेडी ऑथोराइज फॉर दिस थिंग, उसके अलावा आप किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं ही करोगे। राइट? तो बस ये इतना सा इंटरव्यू है जो आपको संभालना है। अब आप थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि अब आपके पैनल शुरू होंगे, ठीक है? और 1-2 क्लासेस जैसे ओरिएंटेशन आज हुआ, एक करंट अफेयर्स का होगा, एक आईआर का होगा, एक इंटरनल सिक्योरिटी का होगा, राइट? फिर आपके पैनल्स हैं, तो पैनल्स हम इसी चीज को स्क्वीज करते हैं। ये बम्बार्डमेंट जाता है क्वेश्चंस का, इरिटेट होके नहीं रहो। जो काम एंड कूल लोग हैं वो कहीं उड़ के सोडे से बाहर तो नहीं आ रहे। ढक्कन है तब तक सब काम है, ढक्कन खोलने से पता लगता है कि अंदर कितना उबाल भरा है। राइट? सो थैंक यू।